गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? हाँ मेरे अर्जुनास, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कैसी चल रही है जिंदगी? साइंस का मजा आ रहा है? हाँ, साइंस में सत्संग का मजा आ रहा है। काफी न्यूमेरिकल्स कर लिए थे तो यार अब थोड़े न्यूमेरिकल्स कम करने थे। तो इस हफ्ते में ऐसे आज से न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा। आज से न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा। आज से न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स तुम्हें बहुत पसंद है ना? ठीक है, न्यूमेरिकल्स पसंद है, हम सबको बहुत पसंद है। आज से न्यूमेरिकल चालू करेंगे, लेकिन हाँ अगले हफ्ते जब आना है तो रिवाइज करके आना। पता चला वेडनेसडे को जो पढ़ाया सर हम भूल कर आया, हाँ वेडनेसडे की पढ़ाई कैंसिल। हाँ सर बोलो पेंसिल, वेडनेसडे की पढ़ाई हुई कैंसिल। फिर मंडे को सर फिर से एक बार, हाँ फिर से एक बार। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? चलो, आरसीबी क्वालिफाई करेगी नहीं करेगी यार छोड़ो यार, हमें इतना ही मैच को फॉलो नहीं करना। जीतेगी तो इंडिया ही ना। हाँ मेरे से बात करना जब इंडिया वर्ल्ड कप जीते तब। अभी यार ये सब तो चिंटू विंटू जीतते रहेंगे। आरसीबी अच्छा इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि आरसीबी ने काम अच्छा किया था, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया था। जैसे होते ना अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बैकलॉग लेके होते और वो पता चला पूरा बैकलॉग फिनिश करके अभी लाइव क्लास में आ जाते, तो वैसी वाली हालत है। ठीक है चलो चलो तो स्टार्ट करते। हाँ अरे मेरी मेरी आज ही क्लास है ना। आज आज ट्यूसडे वेडनेसडे है ना? हाँ वेडनेसडे है ना, आज लेक्चर 3 है। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते। हम लोगों ने लास्ट क्लास से पीछे मतलब बहुत कुछ पढ़ तो लिया ही है, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। एक बार 1 मिनट भाई, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ ली है। सत्संग हमने इसका कर लिया था, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिले, प्रोटॉन्स कैसे मिले, न्यूट्रॉन्स कैसे मिले, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पढ़ लिया था। ये तीनों लोग जब मिल गए फिर हम लोग आ गए एटॉमिक मॉडल्स पे। एटॉमिक मॉडल्स पे बेटा 2.2 अभी आया है, कल शायद लॉन्च हुआ है और मुझे लगता है कि कल लॉन्च हुआ है, 2-4 दिन में अपने आप ही आ जाएगा आपके बैच में। उसकी क्लासेस शायद 27-28 से, तो जो लोग भी उसको फॉलो करना चाहते हैं वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है हाँ तो ये ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मिले अपने पास। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी करी गई। न्यूट्रॉन लेट मिला क्योंकि ये न्यूट्रल इंसान था, इसके लिए अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया गया था। और इन तीनों को पढ़ने के बाद हमारे पास एटॉमिक मॉडल चालू हुए। एटॉमिक मॉडल में बात करेंगे तो एटॉमिक मॉडल्स में हम लोग के लाइफ में कौन आया? सबसे पहले थॉमसन आया। थॉमसन मॉडल में अपने पास, थॉमसन मॉडल की बात कर रहे थे तो थॉमसन मॉडल क्या बोलता है कि भैया एटम क्या था? न्यूट्रल था। एटम क्या था? न्यूट्रल था। हाँ भाई 2.2 बैच फ्री मिल जाता है, अगर आप देखेंगे, अभी पता नहीं मुझे भी, लेकिन इतना पता है कि 2.2 फ्री मिल जाता है। अभी वेट करो ना, बैच आने दो ना, तब मिल जाएगा। मिल जाता है शायद, एक बार मुझे भी पता नहीं, ऐसे 1.2 को 2.2 ऐसे मिल जाता है, बट मिल जाएगा। कल कोई हॉलीडे नहीं है, कल मेरी क्लास नहीं होगी। मेरी क्लास अब, अरे भूल जाते हो क्या शेड्यूल? अबे कैसे लोग हैं? हाँ टीचर बता रहा है कि मेरा शेड्यूल, अगली क्लास का शेड्यूल ये है। ठीक है चलो हाँ जो लोग, अरे भाई जिसको बहुत दिक्कत होती है उसके लिए है 2.0, बाकी जो पढ़ रहे चुपचाप पढ़ते रहो। ठीक है हाँ देखो अपने पास, तो मैं ये बोल रहा था एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल पढ़ा। थॉमसन मॉडल में कहानी ये थी कि अच्छा हाँ, एक ना थॉमसन मॉडल के, एक ना कल के स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन, और थॉमसन मॉडल के बारे में एक स्टेटमेंट था, वो ना मैंने गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर लिया। एक्चुअली थॉमसन मॉडल का एक सिंपल सा कहानी था कि मास जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो गलत था। मास एक्चुअली एटम का ना, वो मैंने थोड़ा गलती से जल्दी जल्दी पढ़ लिया, मुझे लगा मास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इक्वल के बारे में सोच रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली जो एटम का मास होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो एटम का मास जो होता है यूनिफॉर्मली सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसे ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि सर इतना इसका मास इधर मास है, कुछ इधर मास है, ऐसा नहीं है उसका। मैंने क्या पढ़ लिया था कि मुझे लगा था कि वो स्टेटमेंट थोड़ा सा डिमेरिट में डाल देना, जो हम लोगों ने कल लिखा था ना, एक स्टेटमेंट लिखा था, प्लीज अपने नोट्स में डिमेरिट में डाल दीजिएगा। ठीक है क्योंकि जो मास होता है मुझे ऐसा लगा था इक्वल की बात कर रहा था, तो मैं ऐसे काट करके समझा रहा था, बट एनसीईआरटी मैंने भी देखा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा था। तो उस स्टेटमेंट को सही कर लीजिएगा, उस स्टेटमेंट को सही कर लीजिएगा। ठीक है
दूसरी बात, थॉमसन ने कुछ बातें अच्छी बताई। क्या? रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। सर थॉमसन ने एक दो बातें और बताई। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है थॉमसन, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल ऐसे करके होता है, तो वो देख लेना। उसके बाद थॉमसन बेचारा जैसे ही ये सब करके बैठा, थॉमसन को सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पता था? इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था। सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पता था कि इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी के हिसाब से उसने अपना एक एटॉमिक मॉडल दे दिया। ऑब्वियस है एटम स्टेबल नहीं हुआ, एटम बेकार हो गया, थॉमसन मॉडल को हमने छोड़ दिया। फिर हमारे पास कौन आए? हमारे पास रदरफोर्ड आने से पहले, रदरफोर्ड के आने से पहले, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आने से पहले, रदरफोर्ड मॉडल आने से पहले, ध्यान देखिएगा, रदरफोर्ड मॉडल आने से पहले हमारे बीच में बहुत सारे लोग आए। कौन कौन से आए? सर सबसे पहले एक्सरे आया, सबसे पहले एक्सरे आया। ये कब प्रोड्यूस होता है? ये कब प्रोड्यूस होता है? एक्सरे कब प्रोड्यूस होता है? ध्यान सुनना, एक्सरे कब प्रोड्यूस होता है? तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है, ध्यान से देखिएगा, एक्सरे प्रोड्यूस होगा जब हमारा कैथोड रे किसी हेवी मेटल से टकराएगा। कैथोड रे किस पे टकराएगा? किसी हेवी मेटल पे टकराएगा, किसी हेवी मेटल से टकराएगा। हेवी मेटल मतलब कॉपर, प्लेटिनम, इस टाइप के। तो यहां से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। किसने करा था? रोएंटजन ने करा था, और उसने एक्सरे देखा। हम लोगों को बोला कि भाई कुछ नहीं पता, चलो छोड़ो आगे चलते हैं। एक्सरे के बारे में बोला कि यार ये भाई नहीं पता चल रहा। एक्सरे के जस्ट बाद कौन आ गया? सर अल्फा रेज आ गए, अल्फा रेज आ गए। फिर कौन आया? बीटा रेज आए, और फिर कौन आया? गामा रेज आए। अल्फा, बीटा, गामा रेज, ये 3-4 रेज आ गई, तो भैया देख लीजिएगा रेडियो एक्टिविटी, बीच में रेडियो एक्टिविटी आ गई, पक्का। चलो इनमें से एक बात बताओ, इनमें से एक बात बताओ, कौन कौन सी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं? कौन कौन सी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं? कौन कौन सी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में काउंट होती हैं? जल्दी से जल्दी, अभी तक जितनी भी रेडिएशन पड़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलेंगे? किसको किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? कैथोड रे, एनोड रे, अल्फा, बीटा, किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? सर क्या बोलेंगे? एक्सरे और किसको? गामा रेज को। एक्सरे और गामा रेज को, एक्सरे और गामा रेज को बोलेंगे, पक्का हो जाएगा, हो जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल क्या था? तो रदरफोर्ड ने भाई साहब कौन सा करा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने स्कैटरिंग देखा, और उसके हिसाब से इन्होंने क्या बोला? मैंने कुछ लास्ट में जाते जाते कल कुछ फिजिक्स भी पढ़ाई थी, कल कुछ फिजिक्स भी पढ़ाई थी, शायद उम्मीद करता हूं आज कुछ लोगों को याद हो, ठीक है, क्योंकि अभी ऑब्वियस इसका मॉडल बताने के लिए मुझे उस फिजिक्स की चीजें जरूरत पड़ेंगी। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि भैया मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम क्या है? एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि सर अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? एम्प्टी है। फिर इन्होंने क्या बोला कि भैया न्यूक्लियस होता है एक बहुत छोटा सा चीज, न्यूक्लियस, इसका वॉल्यूम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। ये कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर्स होता है। न्यूक्लियस अपने पास बहुत छोटा, न्यूक्लियस अपने पास बहुत छोटा। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अब इसको पढ़ने के लिए, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने के लिए कल का थोड़ा बेसिक फिजिक्स एक बार फिर से याद दिला देता हूं। देखिएगा, अगर आर रेडियस का है, एम मास का बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो मुझे बता सकते हो मोमेंटम कितना होता है? इसका मोमेंटम कोई पूछेगा तो कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम कोई पूछेगा तो कितना होगा? दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे? प्लीज बेटा थोड़ा फिजिक्स जल्दी जल्दी याद करो। इसको क्या बोलते हैं? mv, इसको क्या बोलते हैं? mvr, इसको p से डिनोट करते हैं, इसको l से डिनोट करते हैं। अगर मैं बोलूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो देख लेना सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना होगा? mv²/r। सरकमफरेंस कोई बोल दे तो बेटा ये देख लो, इतना बेसिक मैथ आना चाहिए, 2πr। ये मैंने कल ही बताया था, आज अभी इसका यूज भी करके दिखाऊंगा, इसीलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूं, हो जाएगा। चलो एक बात बताओ, एक बात बताना, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर r डिस्टेंस पे हैं, तो मुझे बताओगे इनका जो फोर्स होगा, जो इनके ऊपर फोर्स लगेगा, वो क्या होगा? K Q1 Q2/r²। मुझे बस इतना बता दो, फोर्स निगेटिव लगेगा तो क्या समझाएगा? फोर्स निगेटिव लग रहा है मतलब कैसा कैसा फोर्स है? वो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है? निगेटिव साइन फोर्स का आ रहा है तो वो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है? जल्दी बताओ। अगर फोर्स निगेटिव आ रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निगेटिव आ रहा है,
कैलकुलेशन में तो हम ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड लेते हैं। निगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सर ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। निगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा? अपोजिट वाले क्या होंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सर पॉजिटिव वाले क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करता है रिपल्सन को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिपल्सन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इन दो लोगों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो मेरे साथ साथ एक बात बताना, पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो क्या हो जाएगा? कि Q1 Q2 बाई आर हो जाएगा। कि Q1 Q2 बाई आर हो जाएगा। पक्का? अब थोड़ा सा आज केबीडी थोड़ा लेट कराऊंगा क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स वाला केबीडी है भाई। आज हर एक दिन केबीडी नहीं कराऊंगा, आज न्यूमेरिकल्स वाला केबीडी। केबीडी का ओरिजिनल मजा पता है किस दिन होता है? मंडे और ट्यूसडे को। मंडे को इसलिए क्योंकि इस हफ्ते का पूरा पूछा जाता है ना, ठीक है? तो टेंशन मत लो, क्वेश्चन की कमी नहीं आएगी। हाँ, क्वेश्चन की कमी नहीं आएगी। अब देखो यहां तक ये सब कुछ हमने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा था। आज हमें क्या जानना है थोड़ा सा देखिएगा। चलो मुझसे कोई पूछ दे, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, याद करो। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर कोई एटम है तो उसको, इसका ये एटॉमिक नंबर होता है। ध्यान सुनिएगा, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। नहीं ना, गलत लिखा ना? अबे सही में जेड होता है, पता चला ए को बोले। ये इसका एटॉमिक नंबर होता है और ये इसका, ये देखो अपने पास, ये इसका क्या होता है? मास नंबर होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। मास किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। न्यूक्लियॉन्स मतलब किसको किसको? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को। यही पढ़ा था, याद है? यही याद है ना? हाँ पक्का, बहुत बढ़िया। आज देखो आज की क्लास में अब धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। ध्यान सुनिएगा, मास नंबर, एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है मतलब बिना चार्ज का एटम है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर कटायन है तो कटायन के केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लेस देन प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन माइनस क्या कर देते हैं? चार्ज कर देते हैं। और अगर एनायन होता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। याद कर भाई, याद दिला रहा हूं, मैं ही याद दिला। कितने मजे में हो ना तुम लोग, मासूमियत वाले चेहरे वालों। हाँ कितना अच्छा लग रहा है। टीचर ही याद दिला रहा है, पैसे पूरे वसूल हो रहे हैं आज तो हमारे। हाँ, पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, घर वाले बगल में बैठे हुए, हाँ मुझे आता है, ये वाला तो मुझे आता ही है, ये तो मैंने खुद ही पढ़ा था। हाँ ठीक है, ईयरफोन लगा के हाँ बोल सकते हो कि अरे ये वाला तो मुझे आता ही है। इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, कटायन, एनायन, ये सारी बातें हमने करी थी। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर आता है। हाँ अब चलो, अब एक काम करो, थोड़ा सा वो ईयरफोन निकाल, घर वालों को सुनाते हैं। तो बेटा जल्दी से जल्दी बताओगे, तुम बता सकते हो मंजिल को पाके जी, नहीं सॉरी मंजिल को पाके जिया तो, अरे यार मैं ही भूल गया। चलो ये बताओ आइसोटोप्स में क्या सिमिलर होता है? क्या सिमिलर होता है आइसोटोप्स में? क्या सिमिलर होता है आइसोटोप्स में? क्या सेम होता है? एक बार आज एक काम करिएगा, एनसीईआरटी बताऊंगा, वहां तक पढ़ के आइएगा अगले हफ्ते। आइसोटोप्स में क्या सिमिलर होता है? सर यहां पर एटॉमिक नंबर सेम नहीं, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। अरे भैया ये तो लिख ही सकते हो, लेकिन ये भी तो लिख सकते हो कि सर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वंस अपॉन ए टाइम, याद रखिएगा मैंने एक लाइन भी बताई थी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद करो मैंने ये बात बोली थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। एटॉमिक मास, मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। याद कर, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, एटॉमिक नंबर हो, मास नंबर हो, ये हमेशा ऑलवेज होल नंबर होगा। याद कर, फिर किसी ने पूछा था कि सर क्लोरीन का मास 35.5 होता है, तो याद करना, ये याद है एवरेज एटॉमिक मास। हाँ सर, लग रहा है हमने जिंदगी में साइंस में कुछ किया है। अच्छा लग रहा है ना?
एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है सर? कुछ नहीं, परसेंटेज अबंडेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे? परसेंटेज अबंडेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे? आइसोटोपिक मास से। और किससे डिवाइड करते थे? किससे करते थे भाई बताना, किससे करते थे सर? बताइएगा बताइएगा। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स याद है? हाँ बेटा, इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में फिर से आएगा, तो आप आज एनसीईआरटी भी तो पढ़ोगे जाके 3 दिन। क्या था सर? किससे डिवाइड करते थे? 100 से डिवाइड करते थे। किससे डिवाइड करते थे? 100 से डिवाइड करते थे। तो आइसोटोप्स आ गया, आइसोटोप्स आ गया सर। आइसोटोप्स कर लिया। एक और वर्ड था, आइसोबार्स थे। आइसोबार का मतलब क्या था? आइसोबार का मतलब क्या था? आइसोबार का मतलब क्या था? देखिएगा, आइसोबार्स किसको बोलेंगे सर? जिसका क्या हो? सेम सर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिन लोगों के पास मॉड्यूल है, प्लीज मॉड्यूल से आप एक सिंपल सा काम कीजिएगा। मॉड्यूल को भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं प्लीज, क्योंकि जितनी बार एक ही चीज को रिवाइज करने का तरीका अलग अलग कर लो। हर एक बार रिवाइज करने के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं, ठीक है? इस मासूम से चेहरे को देखने की जरूरत नहीं। देखो कितनी मासूमियत है। हाँ, तो इसको देखने की जरूरत है। आप एनसीईआरटी से रिवाइज कर लो, यही सेम चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। आप क्या कर सकते हो? मॉड्यूल से रिवाइज कर सकते हो, किसी भी चीज से रिवाइज कर लो, बस करते रहो। आइसोबार्स में क्या होता था? अच्छा, आइसोबार्स में क्या होगा सर? अलग अलग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास, सॉरी सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फिर किसी ने बोल दिया सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अरे भैया क्या लिख सकता हूं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात बताना, मैं ये भूल गया, आइसो वर्ड में, आइसोटोन्स में क्या होता था? बताओगे? सेम नंबर ऑफ क्या होता था? मैं भूल गया, जल्दी बताओ। सेम नंबर ऑफ क्या होगा? ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्या होगा? जल्दी 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 जल्दी। अरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या सेम होता है? आइसोटोन्स में क्या सेम होता है? न्यूट्रॉन सेम होता है, न्यूट्रॉन सेम होता है। तो ये अपने पास आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, ये सब कुछ हम लोग क्या करते हैं? ये आइसो कर रहे थे, याद है? हाँ याद है पक्का? हाँ चलो, आज देख के लगता है ना साउथ इंडियन मूवी वाला विलेन तो बन ही सकता हूं मैं, उधर का हीरो ही बन सकता हूं यार। पेट इतना तो है ही, हल्का फुल्का तो है ही। उधर का मूवी देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं बन सकता हूं। हाँ चलो, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, देखो कितना स्मार्ट आदमी, ठीक है? चलो, अब ये पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा? ये देखना, आइसोस्टर्स की बात कर रहा हूं। आइसोस्टर्स क्या होते? आइसोस्टर्स क्या होते? जिसमें क्या हो जाए? सेम नंबर ऑफ, ध्यान सुनना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो और प्लस क्या हो जाए? बट एंड साथ में क्या हो जाए? सेम नंबर ऑफ एटम्स हो जाए। मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी भी सेम हो, एटॉमिसिटी भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, एटॉमिसिटी भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। पक्का? आइसोस्टर्स किसको बोलते थे? जहां इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, एटॉमिसिटी भी सेम हो। देखना बम फटने वाला है, सुनो सुनो, बम फटने वाला है। क्या सर? एक हमने पढ़ा था आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स में क्या बोलते? ध्यान सुनना, आइसोडायाफर्स को क्या बोलते भाई? देख यार, जहां पर सिंपल सा सेम डिफरेंस बिटवीन दो लोगों के बीच में, सेम डिफरेंस हो, किसके बीच में? सेम डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बीच का सेम डिफरेंस हो। मतलब तुझसे कोई बोल दे भाई P-N या N-P, जो लेना है सेम करके देख ले, सेम प्रोटॉन डिफरेंस या न्यूट्रॉन का डिफरेंस। आइसोडायाफर्स, आइसोडायाफर्स क्या होता है? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस या प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। पक्का हो जाएगा सर? याद है ये सब कहानी? ये देख लो, आज इसीलिए मैंने वो नहीं कराया केबीडी, क्योंकि मुझे पुरानी कहानी याद दिलानी थी। जो लोग मूल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, अरे मॉड लगाया है यार, कौन है ये? मॉड इसीलिए लगाया है ना, किसी में प्रोटॉन ज्यादा होगा, किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा होगा। मालिक कैसे इंसान हो यार? हाँ, किसी में P-N N-P, भाई मॉड लगा दी। मॉड मतलब समझ रहे हो? ऐसे इसके बाहर जो निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा। अबे कभी प्रोटॉन ज्यादा होगा, कभी न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, बस तू याद रखियो भाई, ठीक है? तू हटा, ये ले हटा दिया, ये याद रखियो, सेम डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है?
हाँ चल, तो आइसोडायफर्स बोला मैंने, आइसोस्टर्स बोला, आइसोडायफर्स बोला, ये सारी कहानी हो गई। अब हम लोग यहां तक पढ़ चुके, तो भाई आज मैंने इसको क्यों याद दिलाया, क्योंकि ना सुनना भाई, अब बहुत खतरनाक चीज पढ़ा रहा, बहुत हार्ड चीज पढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से पकड़ना, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, एक बात बताओ, याद करो, अगर मैं तुमसे कोई पूछ दे, न्यूक्लियस को देखा है ना, कल ही तो न्यूक्लियस मिला था हमें, रदरफोर्ड ले क्या है ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है, और कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, सर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज को +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, या इसी को क्या बोल देते हैं, +E बोल देते हैं। ये चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है। अब मैं कुछ पूछूं, बता दोगे, सोच लोगे, साथ साथ देख लो, पहले ही बता रहा हूं हार्ड हो जाएगा, पहले बोलो, रोक लो मुझे, मैं छोड़ सकता हूं, मुझे रोक सकते हो तुम लोग, पक्का। ये देखो, अब यहां से लिख सकते हो, ये देखना, अब यहां से लिख लो, ये तो पुरानी चीजें थी, ये तो बस रिवाइज कराने के लिए थी, अब यहां से लिखना। ये देखो, अगर मैं तुमसे पूछ दूं चार्ज ऑन न्यूक्लियस, पूछ दूं कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, तो क्या लगता है चार्ज ऑन न्यूक्लियस किसके कारण होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज किसके कारण होगा, क्या लगता है, सर चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन सही लिख रहा हूं क्या मैं, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन सही लिख रहा हूं, प्रोटॉन्स पे, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, इतना, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो देखिएगा एक बहुत तगड़ी चीज, देखिएगा सर, चार्ज ऑन न्यूक्लियस पे जो चार्ज आता है वो ऐसे आता है, निकाल लोगे क्या, +Z इंटू ई, निकाल सकते हो। ये बेटा यहां से, आज की क्लास यहां से चालू होगा, ऐसे तो मतलब ये पीछे वाला सब लिखा हुआ है यार, अच्छे से लिखा था हम लोगों ने, प्रोटॉन्स के कारण। ये देख लो, न्यूक्लियस पे जो चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, अरे गद्दारी कर बे, इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस के ऊपर रहता, क्या बात कर रहे हो यार, दिल से बुरा लगता है भाई, ऐसी बात करो कि इलेक्ट्रॉन, अक्सर इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं किए, ठीक है, न्यूक्लियस है भाई इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस की इतनी औकात ना है भाई, ऐसे करेगा। मैं मुड़ के देखा पीछे तो जो इलेक्ट्रॉन कहां से, इलेक्ट्रॉन छोड़ा नहीं है, इलेक्ट्रॉन छूटा थोड़ी नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, न्यूक्लियस का चार्ज निकाला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पक्का। ये देख लो, अगर कोई पूछेगा तो भैया एक बात बताना, सर प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, +Z इंटू ई होगा, हो जाएगा, हाँ पक्का। तो रदरफोर्ड के अंदर ही चल रहे हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की बात करी थी, तो रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, याद है कल पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तो अगर कोई तुमसे पूछ दे, हाँ कोई तुमसे पूछ दे, तो +Z इंटू ई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलोगे, Z और इंटू ई, +E मतलब, अरे यार तुम भी यार, E का मतलब वही लिखवाया था, अभी ये रहा E, ये रहा +E, ये हो गया, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, पक्का। अब सुनना भाई, अब फिर से सत्संग चालू करते हैं, तो लीजिए एक बार, हाँ अपने अपने लोगों का नाम, और शुरू करते हैं। कल तक हमने क्या पढ़ा था, रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला कि अल्फा पार्टिकल्स आते हैं और पतली सी गोल्ड फॉइल पे टकराते हैं, उसको देख के उनके मन में कुछ बातें आई, उन्होंने अपनी बातें तुमसे साझा की। उन्होंने बोला कि भाई साहब जो ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो ये अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के पास कर जा रहे हैं, जो ये अल्फा पार्टिकल्स के बॉल बिना डेविएशन के पास कर जा रहे हैं, इसका मतलब कि बैट्समैन खेलने के मूड में नहीं है, खाली पड़ा है, एटम खेल नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी खेल रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे साथ होता है, या हमारे स्पैमर के साथ होता है, उसको हर एक बार समझाना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द दिमाग जो है उसका एम्प्टी है। वो ये कहना चाहते थे, देखो मैं नहीं कह रहा, रदरफोर्ड कह रहे, पहली बात बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं बोला, स्पैमर भाई बुरा मत मानना, तुम खराब रिव्यू मत देना मेरा, मैं अच्छा आदमी हूं, ठीक है। तो सुनना रदरफोर्ड ने बोला कि मोस्ट ऑफ द एटम पार्ट एम्प्टी है, ठीक है। लोगों ने बोला बहुत बढ़िया, लोगों ने बोला कि और क्या बताइए, तो उन्होंने बोला कि सर सुनिए ना, आपको पता है थोड़ा सा जो पार्ट है ना वो डेविएट कर रहा है, तो स्पैमर का दिमाग कभी कभी चलता है, जैसे वो हर एक दिन आता है तो सोचता है कि आज से फ्रेश स्टार्ट, तो वो क्या हो जाता है कि भाई वो क्या करेगा, थोड़ा सा डेविएट, उसको लगता है हाँ यार ये कुछ तो कहीं तो पढ़ा था, आईसो का मतलब, सही बात बोले, हाँ सही बात बोले, ठीक है। फिर यहां बोलेगा अरे नहीं समझ में आया, ये कैसे हुआ, जेड कहां से आया, ये 2 नहीं है भाई, कोई
अबे टू नहीं है, जेड है। टू नहीं, जेड, टू कैसे दिख रहा है यार? जेड, जेड, जेड तो ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, जेड ई है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या बोला? एम्प्टी। दूसरा पार्ट बोल दिया कि बहुत छोटा सा पार्ट है। न्यूक्लियस के बारे में बात किसने करी? रदरफोर्ड ने। फिर रदरफोर्ड से रहा नहीं गया, उन्होंने बोला न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दूंगा मैं अपना मॉडल बताऊंगा, और उस मॉडल का नाम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सत्संग का अब लास्ट पार्ट है, ये देखिएगा। रदरफोर्ड के अपनी जो कहानियां थी, रदरफोर्ड के जो अपनी कहानियां थी वो सुनिएगा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी मॉडल बोलते हैं, या फिर सोलर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। सुनिएगा क्या कहता है ये मॉडल। इसका लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने देखो क्या बोल दिया कि सर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो मास ऑफ एटम होता है वो डेंसली कंसंट्रेटेड होता है। यही बात मतलब एक्चुअली जब मैं पीपीटी बना रहा था मुझे याद आया कि अच्छा मैंने उल्टा कर दिया वहां पे कल, तो उसको सही कर लीजिएगा, वो डिमेरिट में काउंट कर दीजिएगा। उन्होंने बोला कि जो मास ऑफ एटम होता है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। जो थॉमसन ने बोला था ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डिमेरिट हो गया था उसका। तो ये क्या हो जाता है? स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम, उसको नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या बोला? ध्यान सुनना, न्यूक्लियस में क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का कहां है? न्यूक्लियस में। सर न्यूक्लियस को किसने सराउंड कर रखा है? इलेक्ट्रॉन ने। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते 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 रहते। अरे सत्संग चल रहा है भाई, ये नोट नहीं करना, अब नोट नहीं करना, नोट थोड़ी ना करोगे बैठ के, 4 लाइन लिखनी है, इसमें क्या ही नोट करोगे? लिखना हो तो फास्ट फास्ट लिखो। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उसके अराउंड घूमते रहते हैं, और उसी घूमने वाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इन अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। यहां से कॉन्सेप्ट आया किसका? ऑर्बिट का। रदरफोर्ड की कहानी सुनना, उसने न्यूक्लियस की बात करी, ऑर्बिट की बात करी। उसने बोला यार अर्थ की तरह जैसे सोलर सन फिक्स्ड है और उसके अराउंड अर्थ ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वैसे ही ऑर्बिट उसके अराउंड, सॉरी न्यूक्लियस फिक्स है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमता रहता है। इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल या सोलर मॉडल भी बोल देते हैं। ये देखिएगा, ये बात तो पहले से ही बात हो चुकी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। एटम क्या होता है? न्यूट्रल। और ये न्यूट्रलिटी की बात थॉमसन भी कर गया, न्यूट्रलिटी की बात थॉमसन भी कर गया, न्यूट्रलिटी की बात थॉमसन भी कर गया। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट वन, सबसे खतरनाक चीज देखिएगा, देखो हमारा स्पैमर पहुंचा रदरफोर्ड के पास। रदरफोर्ड से पूछा, ए भाई तुम बोल रहे हो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 से घूम रहा है, तो भैया खींच काहे नहीं रहा उसको खींच क्यों नहीं ले रहा? पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। लोगों ने सुना, अरे इसको लिखना है थोड़ा फास्ट लिख ले यार, 4 ही लाइन लिखनी है। ऐसे भी अब सत्संग खत्म हो रहा है बेटा, अब तो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो लिखने का काम अब ऐसे भी सब लोगों की स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चालू हो गई हैं। जिन लोगों की नहीं चालू हुई है प्लीज बेटा जो भी बैकलॉग है खत्म करो, जो भी नोट्स अच्छे से लिखने लिख लो, नहीं मिलती छुट्टी तो ले लो, हाँ हो जाएगा। ये देखना, तो मैं ये बोल रहा था इलेक्ट्रॉन्स, ये सबसे लास्ट लाइन कि इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस हैं उसको बोला कि सर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा, वो खींच क्यों नहीं रहा है? तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या हो रहा है? दैट इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो दैट इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन देयर ऑर्बिट। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में, इनको ऑब्वियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, लेकिन ये बाहर अंदर खींच के क्यों नहीं आ रहे? वो खींच के क्यों नहीं आ रहे? इसका रीजन देख लीजिएगा, ये देखिएगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना लिख दिया? Ze। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, किसी ने पूछा कि ये भैया ये प्लस है ये माइनस है, इसको पुल क्यों नहीं कर रहा? ये देखना एक बार, ये प्लस माइनस को खींच क्यों नहीं रहा? इधर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ध्यान सुना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये देखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्थ पॉइंट ही समझा रहा हूं बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव ये पॉजिटिव, इसको खींचना चाहिए, तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितना चार्ज है? चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओगे कितना लगेगा? देखना मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैंने लिख दिया अट्रैक्शन तो ये देखिएगा प्लस ZE, यहां पर लूंगा E अपॉन R²। किसी को दिक्कत? K(Q1 Q2 by R², K(Q1 Q2 by R²। सर आपने माइनस नहीं लिखा इलेक्ट्रॉन का, भैया यहां अट्रैक्शन बोल रहा हूं ना, अट्रैक्शन का मतलब ही क्या हो गया? निगेटिव।
अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। ये देखो, ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। ये अंदर क्यों नहीं आ रहा, ये अंदर क्यों नहीं आ रहा, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो भैया इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस करने के लिए ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू mv²/r। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसीलिए ये दोनों फोर्सेस KZE, मतलब E² लिख देता हूं, अपॉन R², ये दोनों फोर्सेस बैलेंस करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ रहा एज कंपेयर टू दिस वन। पक्का हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने चार बातें करी, रदरफोर्ड ने चार बातें करी। क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज और मास किस में कन्फाइंड है, छोटे से चार्ज, छोटे से पॉइंट में, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, दैट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। अभी देखा ना पिक्चर में, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमेगा, इट्स विथ वेरी हाई और सर्कुलर पाथ विथ हाई स्पीड, ऑर्बिट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होता है। और चौथी पॉइंट यही तो था, इसी को क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इसी को क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब, याद है कभी गाड़ी में, कार के साथ कभी पहाड़ पे या कभी सर्कुलर रोड पे ऐसे स्टंट किया हो, तो उसमें देखा होगा जब गाड़ी इधर से उधर मुड़ती है ना, तो आदमी बाहर की तरफ जाता है, कभी अंदर की तरफ जाता है। मूवीज में देखा हो। 10th तक तो जिंदगी जी ही रहे थे ना भाई, 11th में हमें पता है तुम्हारी जिंदगी बहुत बर्बाद हो गई है, लेकिन 10th तक तो जिया था ना, तब तक तो जिंदगी जी रहे थे। गाड़ी में चल रहे होगे, कभी साइकिल चलाई होगी, कभी साइकिल शो ऑफ में गिराई होगी, बाइक गिराई होगी, या सुना होगा कि बाइक वाले ऐसे, कभी रेस देखा होगा। या सर पहले से ही हम बहुत सीरियस थे। हाँ, वो जो फोर्स लगता है, फोर्स टुवर्ड्स, मतलब बाहर लगे अंदर लगे, उसको हम लोग अलग अलग कहानी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसी को बोलते हैं E²। अरे भाई ये भी क्या है, चार्ज, ये भी क्या है, चार्ज। सर माइनस क्यों नहीं लिखा, बिकॉज अट्रैक्शन लिख दिया है। अब सर यहां देखिए, E और E दोनों का चार्ज ही तो है। E की वैल्यू क्या है यार, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस E लिख दोगे तो प्रोटॉन हो गया, प्लस E लिख दोगे तो प्रोटॉन हो गया, माइनस E लिख दोगे तो इलेक्ट्रॉन हो गया। पक्का। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था, हो जाएगा पक्का। चलो, तो ये देखो ठीक है। चलो, तो मैं ये देख रहा था कि ये मेरे पास, उसने रदरफोर्ड ने बोला, लोगों ने बोला बहुत अच्छी बात है यार, रदरफोर्ड का मॉडल तो बड़ा काम का है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, लेकिन तुम्हें ही पता है ये साइंस है। जैसे तुम मुझे उंगली करते हो तो हमारा स्पैमर उंगली करते रहता है, रिपीट रिपीट, वैसे ही उसको कर दिया किसी ने। अब रदरफोर्ड के पास कोई पहुंच गया, बोला सुनो तुम हीरो बनोगे। रदरफोर्ड को बोला, कौन, तो देखना ध्यान से, रदरफोर्ड को बोलना। जो क्रिकेट लवर एक बंदे का नाम देखते हैं बेचारे तड़प जाएंगे। एक बंदा था मैक्सवेल, ये वाला मैक्सवेल नहीं जो आरसीबी में खेल रहा है, ये वाला मैक्सवेल नहीं जिसने ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया, ठीक है। एक मैक्सवेल करके बंदा है जिससे हमें बहुत दुश्मनी है अभी रिसेंटली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, हमारी पूरी इंडिया की वर्ल्ड कप को छीन के लेके चला गया। वो एक मैच था, अफगानिस्तान से हार जाता तो हम लोग जीत जाते, लेकिन यार उसको पसंद नहीं आया। गलत बात यह है कि वो इंडिया के, मतलब इंडिया से ही उसको प्यार है, क्या ही बोलोगे, छोड़ो कोई बात नहीं। ये पुराना मैक्सवेल था, ये पुराना मैक्सवेल था। मैक्सवेल ये आदमी बात तुम्हारी जिंदगी में अभी आया है, मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया तुम्हारे साथ, लेकिन जान जाना क्लास 12th में जब फिजिक्स पढ़ोगे ना, ये दोबारा मिलेगा, ये फिर से मिलेगा तुम्हें, और फिर से तुम्हारे पर हंसते हुए जाएगा, ठीक है। बोलेगा देखो भाई साहब मैं फिर से आया। मैक्सवेल ने क्या बोला कि सुनो, देखो दिमाग, हम लोगों ने अभी रदरफोर्ड की बात मानी थी ना, अब ये जानबूझ के रदरफोर्ड को उंगली कर देगा। क्या बोलेगा कि भाई साहब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब वो एक्सिलरेटेड मोशन है। सर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सिलरेटेड मोशन में है तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी। ये देख लो, उस बंदे ने बोला कि भैया ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, ये धीरे धीरे अपनी रेडिएशंस निकालेगा, बगल में बीच में न्यूक्लियस है, रेडिएशन निकालेगा, धीरे 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 जाके इस न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया तुम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, क्योंकि वो चार्ज ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब वो भाई सर घूम रहा है, उसका चक्कर खा रहा है, तो ठीक है ना, अपने ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिड्यूस करेगा, किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ऑर्बिट धीरे धीरे क्या होना चाहिए, श्रिंक हो जाना चाहिए। और बोला देखो कितना बदमाश आदमी, तो टाइम भी कैलकुलेट करके बता दिया रदरफोर्ड को। बोल रहा भाई साहब आपके हिसाब से तो एटम इतने ही देर में खत्म हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेकंड में, 10⁻⁻8 सेकंड में वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मैक्सवेल ने उंगली कर दी, रदरफोर्ड बोला छोड़ो,
क्या रखा है दुनिया में। रदरफोर्ड ने बोला देखो, अब मैक्सवेल की बात सही थी, उसने बोला यार आप कैसी बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन तुम सोचो ना, तुम किसी के आसपास ऐसे ऐसे घूमते रहो, ठीक है, अब आसपास मतलब कुछ और इमेजिन मत करना, मतलब ठीक है किसी घर के आसपास घूमते रहो और तुम्हें कोई मतलब धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तुम क्या करोगे, छोड़ दे यार, चलते हैं यार, कोई ऑप्शन तो बच नहीं रहा। वैसी हालत रदरफोर्ड की हो गई, चला गया, ठीक है। यहां पर ऑब्वियस है ना भाई, इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो कोई भी है, अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन को बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, अभी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, तो ये क्या होगा, धीरे 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 करते करते उसकी एनर्जी डाउन होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, छोटा रास्ता लेगा, छोटा रास्ता लेगा, छोटा रास्ता लेगा, जाके न्यूक्लियस में मिल जाएगा, जाके न्यूक्लियस में मिल जाएगा। अब मैक्सवेल ने उंगली कर दी, रदरफोर्ड बुरा मान गया। अब रदरफोर्ड को लगा, मैक्सवेल ने बोला कि भाई देख लो 10 की पावर -8 सेकंड में वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा न्यूक्लियस में जाके मर्ज हो जाएगा। लोगों ने बोला यार ये क्या बात है यार, ये क्या बात है, थॉमसन का बात गलत कर दिया, रदरफोर्ड की बात गलत कर दी। अच्छा एक बात होती है, एक बार किसी के ऊपर उंगली उठाओ, अब देखो रदरफोर्ड के बारे में लोगों को पता चल गया कि भाई ये बदमाशी किया, इसने कुछ गलती करी, वैसी हालत देखो, अब इसके ऊपर लोग क्वेश्चन करने लगे। देखो अब दूसरा बंदा बोल रहा है कि सुनिए ना सर, आपने ये तो बताया नहीं, रदरफोर्ड भाई साहब बताइए ना, आपने ये तो बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं। देख रहे हो, बोलता है ना कि आदमी जब कुछ ना हो तो चींटी भी काटेगी तो आदमी मर सकता है, वही वाली हालत है। सोचो अब रदरफोर्ड को ये उंगली करने लगा, बोला कि भाई साहब बोले इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है भाई, कहां है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है, ये तो बताइए। रदरफोर्ड बोला यार छोड़ो यार। फिर से एक बंदा आ गया, बोलेगा सर एक बात बताइए, हाइड्रोजन एटम का, अभी एक आगे मिल जाएगा, रदरफोर्ड ने बोला कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, अभी आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि भाई ये डिसकंटिन्यूअस होता है। रदरफोर्ड बोला छोड़ो यार, क्या रखा है, क्या रखा है देश दुनिया में, ऐसे लोग मिलेंगे, छोड़ो निकलते हैं यार, ठीक है। रदरफोर्ड बोला यार भाई सुन, जैसे थॉमसन निकल गया, उसने रदरफोर्ड ने बोला कि चलो भाई हाँ निकलते हैं यार, बहुत दुनिया बेकार हो गई है, थोड़ा बहुत बताओ इनको, उंगली करना चालू कर देते हैं ये लोग। तो रदरफोर्ड ने बोला संन्यास लेते हैं यार, अब नहीं हो पा रहा मेरे से, मेरा हो गया भाई, ठीक है। उसने रदरफोर्ड ने जाते जाते, हाँ रदरफोर्ड ने जाते जाते, हाँ बेचारा बोला कि भाई हो गया, मेरे से नहीं हो रहा, अब ये चीजें मैं नहीं कर सकता। हाँ, उसने गाना सुन लिया ना, वो मर इसलिए गया, उसने गाना, वो कौन सा आजकल चल रहा है, बदा बद, भाई सॉरी नाम भूल गया, ऐसी है ना कुछ, आए हाय ओ हाय ऐसे करके, ठीक है। तो वो वाला गाना सुन लिया, रदरफोर्ड निकल गया, बोला इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं, छोड़ो यार, ठीक है, इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं, हाँ इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं, हाँ उसने निकल गया बेचारा, बोला कि यार नहीं यार नहीं हो सकता, अब ये छोड़ो, हाँ बादा बोधी ऐसी कुछ नाम था मैं भूल गया, हाँ अरे ठीक है मैं सत्संग खत्म करते। तो रदरफोर्ड के साथ ये हुआ, हम लोगों को बहुत दुख हुआ इस बात से कि रदरफोर्ड बेचारे चले गए। अब हम लोग एक नया मॉडल लेके आएंगे, लेकिन नया मॉडल लेके आने सबको पता है क्या, ये आए हाय ओए होए, हाँ सबको पता है, हाँ बहुत बढ़िया, यही सब पढ़ रहे हो तुम, मुझे पता चल रहा है, इसी के कारण बैकलॉग हो रहा है बहुत पेरेंट्स देख रहे हैं आपके बच्चे की हालत, यही है रीजन, हमें बोलता है रिपीट, खुद गाना रिपीट पे सुन रहा है, हाँ चलो लिखने, चलो आगे चलो। तो ये सत्संग का पार्ट खत्म हुआ। अब हमारे पास लोगों ने बोला सर बहुत सत्संग सुना लिया, चलिए कुछ शुरू करते हैं, कुछ बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ बहुत अच्छा, लेकिन वो एडिक्टिव गाना है यार, मैं तो यही, मुझे तो यही है कि एक बार सुन लो तो दिन भर वो बजता रह रहा है। मैं अभी 2-3 दिन पहले कहीं सुन लिया था तो मुझे दिन भर वही लग रहा था, ठीक है। अभी जस्ट मुझे याद आ गया कि इसको मरना कैसे था, तो मैंने चिपकाया, ठीक है। हाँ बदोबदी, ठीक है भाई, चलो चलो चलो, हो गया हो गया। हाँ उसमें ऐसे ही है ना कुछ कुछ लिरिक्स। तो अब बहुत हो गया, ठीक है, बहुत सत्संग सुन लिया, अब चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से फिजिक्स पे आते हैं, क्योंकि देखो भाई फिजिक्स ही काम की चीज है, ठीक है। केमिस्ट्री वाले भी फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं। हो गया भाई, चलो। एक पूछ रहा है तुझे इसमें भी डाउट है, हे महाराज कहां से जी रहे यार, ऐसे बच्चे कहां से आते हैं भाई। बोल रहा है बदोबदी क्या होता है समझा दीजिए। बेटा उसको सुन के रदरफोर्ड निकल गए, तू रहने दे, तू सुन लेगा, तू भी पता चला तेरा साइंस से दिमाग फट जाए, तू भी पता चला वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखो फिजिक्स पढ़ते हैं, वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान सुनना, वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। वेव्स क्या है, तो सर आप सबने एक बेसिक सी चीज पढ़ी होगी वेव के बारे में, शायद 9th या 10th में एक बार पढ़ा हो वेव। चलो भाई आधी फिजिक्स तो मैं ही पढ़ा दूंगा लग रहा है, जब तक तुम्हारे फिजिक्स के टीचर पढ़ाएंगे उससे पहले मैं ही पढ़ा दूंगा। हाँ
बोलो भैया थोड़ा स्पीड बढ़ाए यार, आजकल हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कल भी फिजिक्स पढ़ाए, आज भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यार। देखो क्या होता है, ये देखो अपने पास क्या बोला गया, ये देखो वेव है। अब वेव में ये देखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ये जो हाइट है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। जो मैक्सिमम हाइट होती है, अब ऑब्वियस है भाई मैं बना रहा हूं हाथ से तो एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होगा। ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। जो अपर लोअर का पॉइंट होता है, जो अपर लोअर पॉइंट होते हैं यहां पर, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। और ये जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। ट्रफ कहलाता है। ये क्रेस्ट कहलाएगा, ये क्रेस्ट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ट्रफ कहलाएगा। ठीक है, ये ट्रफ कहलाएगा, क्रेस्ट और ट्रफ कहलाएगा। ध्यान सुनना, एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, ये सब बातें हो गई। फिर मुझसे बोला गया सर सुनिएगा, इस क्रेस्ट से लेकर, इस क्रेस्ट से लेकर यहां तक जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को, वेवलेंथ मतलब क्या होता है सर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान सुनना, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी क्रस्ट या किसी भी दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, किसी भी क्रस्ट या किसी भी दो ट्रफ के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को वेवलेंथ बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इस चैप्टर में आपको बार बार मिलेगा। यूनिट नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम मिल सकता है, याद है ये नैनोमीटर लिख तो दिया मैंने, पूछ तो लूं। 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है, याद आ रहा है, 10 की पावर -9 मीटर। इसका यूनिट जो होगा लेंथ का यूनिट के बराबर होगा 10 की पावर -10 मीटर या फिर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। वंस अपॉन ए टाइम मोल कॉन्सेप्ट कुछ याद हो, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। लेंथ का यूनिट क्या होता है, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, लैम्डा। वेवलेंथ का यूनिट, सॉरी वेवलेंथ का यूनिट लेंथ का यूनिट हो जाएगा। फिर मुझसे बोला गया, ध्यान से देखना, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। एक होता है वेवलेंथ, क्या होता है कि लेंथ ऑफ कंप्लीट, मतलब एक दो क्रस्ट के बीच का। एक होता है वेव नंबर, ध्यान से देखिएगा, एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है सर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, न्यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर से ये बार लगा दो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज नंबर ऑफ वेव्स, इट इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इट इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितना होगा, तो न्यू बार जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1/λ। न्यू बार जो होता है किसके इक्वल होता है, ये आ जाएगा नैनोमीटर इनवर्स या फिर एंगस्ट्रॉम इनवर्स। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाएगा, नैनोमीटर इनवर्स। वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, न्यू बार। अब देखना, ये ऑब्वियस 9th में पढ़ा है भाई, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है भाई, यार कैसे 9th पास कर गए भाई, थोड़ा बहुत तो पढ़ के आना था यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। वेव लेंथ, वेव नंबर, वेव लेंथ मतलब एक वेव का लेंथ यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। वेव नंबर मतलब ठीक है ना भाई, 10 सेंटीमीटर में कितने वेव, कितने वेव 1 सेंटीमीटर में, उसी को क्या बोल देंगे, वेव नंबर। अबे तुझे फॉर्मूला याद रखना, तुझे फिजिक्स नहीं लगानी यहां पर। 1/λ कर लियो भाई, 1/λ कर लियो, ठीक है, 1/λ कर लेना, ये वेव नंबर हो गया। फिर मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते, एक चीज और होती है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते, चलो उधर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये जल्दी जल्दी साथ साथ में जो लिख रहे हैं प्लीज लिखते जाइए। अब यहां से न्यूमेरिकल चालू होंगे, अब यहां से न्यूमेरिकल चालू होंगे। वेव नंबर मतलब नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर उसको बोलते हैं, या 1 नैनोमीटर, जो भी बोले उसको ऐसे बोल देते हैं कि 1 नैनोमीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जितने भी लेंथ में आए। ठीक है, हाँ बेटा, अब यहां से अब रियल फिजिक्स मतलब रियल केमिस्ट्री अब चालू हो रही है। ठीक है, अब रियल फिजिक्स रियल केमिस्ट्री चालू हो रही है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां से चालू हो रहा है हमारा कहानी। ये देखिएगा, थर्ड टर्म दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम लोग बार बार बुक पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा अलग टाइप का वी लिखा होता है, हम उतने अच्छा वी लिख नहीं पाएंगे, तो हम लोग ऐसे लिख के न्यू कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि सर नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ, या वेव्स लिख देता हूं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट
टाइम, या पर सेकेंड ऐसे लिख देता हूं, पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। यूनिट जो होता है ना थोड़ा फ्रीक्वेंसी का अलग होता है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो देख लेना, साइकिल पर सेकेंड लिख दिया जाता है, साइकिल पर सेकेंड लिख दिया जाता है, सीपीएस लिखा मिल जाएगा एग्जाम हॉल में, या फिर इसको हम लोग हर्ट्ज लिख सकते हैं, हर्ट्ज लिख देते हैं, या फिर ये सेकंड इनवर्स भी लिख के आ सकता है। तो यूनिट भी याद रखिएगा, 9th में पढ़ाओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितनी, एक सेकंड में कितनी, एक सेकंड में कितना। जैसे मैं तुमसे बोलूं ना कि हमारी घर में जो लाइट आ रही है वो 50 हर्ट्ज की है, हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो 50 हर्ट्ज की है। 50 हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, 50 हर्ट्ज मतलब क्या हो गया कि सर वो 50 टाइम्स ऑन एंड ऑफ हो रही है, वो हमारी आईज का पावर उतना अच्छा नहीं है कि हम उसको देख पाए। अदरवाइज 50 टाइम्स 50 हर्ट्ज होती है, 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब 50 टाइम्स ऑन एंड ऑफ हो रही है लाइट, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, हर्ट्ज बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट सर टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल, एक पूरा वेव कंप्लीट करने में, या फिर उसको बोल देते हैं साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम होता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दो, यही क्या निकल के आ जाएगा, टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दो, टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो वेवलेंथ, और वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या हो गया, वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या हो गया, टाइम पीरियड। देख लो मेजर 4-5 टर्म्स है, मेजर 4-5 टर्म्स है, क्या क्या, वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रेस्ट दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। वेव नंबर क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा कर दो वो आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, इसी को टाइम पीरियड बोल दो, पक्का। अच्छा ये देखना लास्ट वन, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। किसी भी वेव की वेलोसिटी निकालनी है, तो किसी भी वेव की वेलोसिटी जो होती है, ऑब्वियस है वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। वेलोसिटी जो होगी वो किससे मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपकी 9th या 10th की मैं 4-5 चीजें आपको याद दिला रहा हूं कि वेव के बारे में आप 5 चीजें बोल सकते हो, 5 चीजें बोल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी अपने पास, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, तो ये क्या करेगा, ये डिस्टेंस हो गया और ये डिवाइड बाई टाइम है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो आप उसको छोड़ो, बस आप ये फॉर्मूला याद रखना कि किसी भी वेव की वेलोसिटी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, पक्का हो जाएगा। ये 9th क्लास याद आ रहा है, 9th क्लास याद आ रहा है। ये वो पुराने दिन, हाँ वो सुहाने दिन, कितने प्यारे दिन थे वो, जब ना कोई टेंशन थी। 2 क्लास मिस भी कर दो तब भी जाओ तो सब समझ में आ जाता था। यहां देख लो, यहां देख लो, ठीक है। एक दिन मिस कर दो अगले दिन पहुंच जाओ। जैसे अब आज मैं पढ़ा रहा हूं, अंदर अंदर कांप रहा हूं कि भाई मंडे को क्या होगा। आज बोल रहे केबीडी, मंडे को केबीडी में बेहोश हो जाएंगे कि सर ये सब कब हो गया, फिजिक्स कब से पढ़ा रहे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने को बोला था। हाँ चलो चलो देखते। हाँ देखिएगा अपने पास नैनोमीटर का आ गया, वेवलेंथ आ गया, वेव नंबर आ गया, वेवलेंथ आ गया, वेव नंबर आ गया। वेवलेंथ और वेव नंबर ये सारी चीजें, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक था, इसके पीछे, हाँ इसके पीछे एक लॉजिक था। इसके पीछे लॉजिक क्या था कि भैया हमें अभी पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बड़ी चीज को पढ़ने के लिए, इसलिए छोटी चीज याद दिलाई गई है। जैसे रदरफोर्ड को देखा, रदरफोर्ड को हमने बेकार कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें लगा कि भाई इससे बड़ी चीज पढ़नी है। हमें देखो हमारे अंदर कितनी एक्साइटमेंट है। रदरफोर्ड को हमने काटा, तुम लोगों ने सर आगे पढ़ा दो, मैंने पढ़ा दिया आगे। अब देखो रदरफोर्ड के बाद जो बोर्स मॉडल आएगा ना, वो क्या करने वाला है, वो इन सारी फिजिक्स को यूज करने वाला है, वो सारी फिजिक्स को यूज करेगा, ठीक है। ये देखना अपने पास यहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में शायद याद हो क्या होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते थे, याद करो। एक ऐसी रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रही है, मतलब उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। एक होता है ना आदमी, जैसे हमारा वो पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी किधर जा रही है, कहां जा रही है, उसको कौन इंस्टाग्राम पे कौन हैंडल दे रहा है, कौन सा यहाँ पे क्लास में देख रहे हो, बगल में देख रहे हो, दे रहा था अभी बेचारा कोई कि मेरा इंस्टा आईडी है। देखो
ये वेव है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अपने आप जा रही है, अपने आप जा रहा है। इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, कोई डेविएशन नहीं। इधर क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, कोई डेविएशन नहीं। अभी मैं कल मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था, ठीक है, इंस्टा पे, उसने 5 लोगों को सिर्फ फॉलो कर रखा है, 5 लोग। मैंने कहा, मतलब मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा 11th में डेविएशन नहीं आ रही, तुम इंस्टा पे मुझे मैसेज कर रहे हो, ये वो टाइम वेस्ट नहीं होता? उसने बोला सर 5 ही लोगों को मैसेज, मतलब 5 ही लोगों को फॉलो कर रखा है, मतलब वही 4-5 जो भी टीचर्स थे, बस उन्हीं को फॉलो कर रखा है, इसके अलावा मैंने सोचा बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ, और नाम भी रखा था सीजू का। पहले तो मुझे लगा भाई कैरेक्टर कहीं जिंदा तो नहीं हो गया, ठीक है, फिर मैं वेट कर रहा था कि हमारा डोरेमोन भी आएगा, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक, सोच रहे हो आपको कोई सीजू का मैसेज कर रहा हो, चलो मैं ये बोल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये जो वेव जा रही है ना, इसी को बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भैया ये छोटी छोटी बातें जो हम बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से सुनिएगा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, सर मूव करेगा, सर मूव करेगा, मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, जब भी मूव करेगा सर वो क्या जनरेट करता है, अभी जस्ट आपसे बताया गया था सर, वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से एंड मैग्नेटिक फील्ड को बी से आर जनरेटेड एंड इट passes as wave known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोलते हैं, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वैसे ऐसे मूव कर रहा होगा। इसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखेंगे, ईएम वेव्स लिखेंगे। इसी को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, ईएम वेव्स लिखेंगे, ईएम वेव्स लिखेंगे, पक्का होगा, ईएम वेव्स लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखेंगे। ये पूरा का पूरा एक फिजिक्स में एक चैप्टर है। मैंने क्या बोला, मैक्सवेल ने तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान नहीं करी। देखो मैक्सवेल केमिस्ट्री वाले ने, हमने तो समझा बुझा के उसको भेज दिया, रदरफोर्ड हमारा चला गया, लेकिन वही मैक्सवेल आएगा और ये पूरा चैप्टर पढ़वा के जाएगा तुमसे। उस दिन याद करना मुझे, हाँ उस दिन बताना मुझे, ठीक है। ये देखना सर, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो अल्टरनेट क्या जनरेट होता है, अल्टरनेट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो एक वेव की तरह पास करता है। ईएम वेव्स के साथ अच्छी बात पता है क्या है, कि उसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कोई डेविएशन नहीं। सर उसकी स्पीड जो होती है ना, ध्यान सुनना, इसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स जो होती हैं, पता है किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट याद करो, 3 इंटू 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। सर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। सर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। मतलब समझ रहे हो, जिसके अंदर कोई डेविएशन नहीं, जो पढ़ाई करते टाइम कोई डेविएशन नहीं करेगा ना भाई, सच बता रहा हूं, ऑब्वियसली उसको समझने की स्पीड भी बढ़ जाती है। हमारे यहां तो आधे लोग बगल में साइड में देख रहे होते, चैट वैट देखने लगते, इसलिए बर्बाद हो जाते, ठीक है भाई। सीधा सीधा कोई डेविएशन नहीं, देख लो इसकी स्पीड किस स्पीड से चल रहा है। देख रहे थे कैथोड रे कैसे मटक मटक के चल रहा था, पॉजिटिव साइड मुड़ गया था, एनोड रे इधर मुड़ गया था, वो उधर मुड़ गया था, इसमें कोई डेविएशन है, एकदम मस्त। ये इसके लिए ना भैया, ईएम वेव्स के लिए दे डू नॉट रिक्वायर ईएम वेव्स के बारे में बात करूं तो ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर, ये क्या करते हैं, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, जैसे साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। साउंड जो है वैक्यूम में नहीं चलता, लाइट भैया यहां से चांद तक, चांद से यहां तक आराम से चल रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आराम से चलता है, मस्त चलता है। किसी भी जगह चले जाओ, सॉलिड लिक्विड गैस कहीं भी चले जाओ भाई साहब, ऐसे जबरदस्त चलते हैं ना यार, मतलब अलग ही लेवल पे जी रहे होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले अलग ही जिंदगी जी रहे होते। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो,
बेटा ये परपेंडिकुलर होता है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये वाई एक्सिस है। ये यार बेसिक मैथ भाई, ऐसे करके ये जेड एक्सिस हो गया ना, पेन जेड एक्सिस हो गया, ये बोलो परपेंडिकुलर कैसे है भाई? ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, ऐसे करके नहीं है, ये हवा में बाहर की तरफ है ना 90 डिग्री। पक्का हो जाएगा? हाँ पक्का हो जाएगा। मुझे बोलो, अब देखो मैं अब इंग्लिश में एक मिनट, थोड़ा हाई लेवल इंग्लिश, ठीक है? ऐसे नहीं, देखो ये मैंने नहीं बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, देखो मैंने छोटी छोटी लाइन से बताया। मैक्सवेल का इंग्लिश देखना, मैक्सवेल ने क्या बोला कि व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, देखिएगा इंग्लिश देखिए, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। देख रहे हो, मैक्सवेल ने सजेस्ट किया है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल चलता हो एक्सेलरेशन में, तो अल्टरनेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। दिस फील्ड्स आर, ओ भाई साहब, ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ वेव नोन, अबे दोबारा मत लिख लेना भाई, वही चीज है, ऐसे नहीं दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है? दोबारा लिख रहे, ये दोबारा नहीं लिखना है, ये वही सेम चीज है, बस इंग्लिश वाली बातें हैं। सर ये किस फॉर्म में रेडिएशन हो रहा है? वेव के फॉर्म में हो रहा है। किसके लाइट के बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। अबे वही लिखवा रहा था भाई, क्या बात कर रहे हो? बस ये तो इंग्लिश वालों के लिए लिखवा दिया कि हाँ कोई ये ना बोले कि सर ने टूटी फूटी इंग्लिश लिखी है, ठीक है? हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल एट राइट एंगल टू दिस प्रॉपर्टी फील्ड, यही बात तो मैं बोल रहा था उस टाइम से। हाँ हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। इलेक्ट्रो में ये स्कूल में लिखना, हाँ ये बात किसने सही बोली, ये ऐसे मत लिख देना स्कूल में भाई, स्कूल में अच्छी राइटिंग में अच्छे से समझा। स्कूल के टीचर से पंगा नहीं लेने का, 11th में तो खास कर, क्योंकि उसको ही पता है तुम साइंस पढ़ रहे हो और मेरे से नहीं पढ़ रहे साइड में, सॉरी। और स्कूल टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल, ठीक है? डिस्क्लेमर पहले ही चला दूं, ठीक है? हाँ तो स्कूल के टीचर से पंगा नहीं, मैम से सर से पंगा नहीं, ठीक है? हम लोग उनसे बहुत नीचे आते, तुम उनकी बात मानोगे एकदम शांति से, कोई भी फालतू ये सब लिखोगे एकदम, स्कूल में कोई पूछे ब्लू पेन से ब्लैक पेन से लिखना है, तुम्हारी जगह मैं भी था, मैं भी ऐसे ही लिखता था, प्यार से लिखता था, एकदम सुंदर राइटिंग में एकदम रच रच के लिखता था, ठीक है? क्योंकि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल चलता है ना, तो ऑब्वियस चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? इसके ऊपर कुछ चार्ज है। सोच रहा है इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट चलने लगता है भाई, रेडिएशन आती है, रेडिएशन आती है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करता है कहीं तो सुना होगा ना कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के जस्ट बाद करंट पीछे से आ रहा है, कैसे आ रहा है? वही होता है, पक्का। तो ये देख लेना अपने पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अच्छा यहां पर एक बात पता चल गई मुझे, अब ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात पता चल गई मुझे कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलता है। तो इसका मतलब ध्यान सुनिएगा, एक बात बताइएगा मुझे, सर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब मैं एक बहुत हाई फाई चीज बता रहा हूं, थोड़ा पकड़िएगा आप लोग, ये किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है? ये बात आपने बोली सर, हमने मान ली, ठीक है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो सबको पता है ना कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो होती है कांस्टेंट होती है, वेरिएबल नहीं होती, ये बात सबको पता चल गई। तो मतलब वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी जो होती है भाई, ठीक है, वेलोसिटी जो होती है किसी भी वेव की, अब अगर मैं देखना अब क्या लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स, सुनिएगा और पकड़िएगा, बहुत हार्ड चीज चल रहा है, एक बार देखिएगा। ये देखिए वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिख सकता हूं क्या? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिख सकता हूं क्या? ये देखना। और यहीं पर एक बहुत बड़े खतरनाक से फॉर्मूले का जन्म हो रहा है, देखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट को सी से लिखते थे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। ये देख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। याद रखिएगा दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है तो यहां से दो फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। कोई पूछे फ्रीक्वेंसी निकालिए तो सी बाई लेमडा, कोई पूछे लेमडा निकालिए सी बाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी कोई पूछेगा सी बाई लेमडा, सी की वैल्यू सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट सबको पता चल गई है, स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है, लेमडा सबको पता है, सी बाई न्यू होता है। लेकिन एक बात बताना मुझे, बस ये बता दो, बस तुम्हारा बेसिक मैथ चेक कर लो, ठीक है? हाँ, फ्रीक्वेंसी और लेमडा का रिलेशन बता दो, फ्रीक्वेंसी और लेमडा का रिलेशन बता दो, मैं समझ जाऊं कि बेसिक मैथ आ रहा है। फ्रीक्वेंसी और लेमडा का रिलेशन बता दो, क्या होगा? क्या होगा? फ्रीक्वेंसी और लेमडा आपस में कैसे रिलेटेड होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला, क्या होंगे? कैसे रिलेटेड होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे?
किस तरह से होंगे? अरे सर क्या होंगे? ये देखिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कैसे? अरे सर ये कांस्टेंट है, दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट होता है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देख लो ना, फ्रीक्वेंसी यहां वेवलेंथ एक दूसरे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ग्राफ कैसा बन जाएगा? इनवर्स रिलेशन का बन जाएगा, मतलब हाइपरबोला आ जाएगा। कोई बोले फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, कोई बोले वेवलेंथ बढ़ गई, अगर कोई बोलता है, ध्यान सुना, फ्रीक्वेंसी कोई बोल दे डबल हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? भाई इसका मल्टीप्लीकेशन सेम रहना चाहिए, इसका मल्टीप्लीकेशन सेम रहना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे? हाफ कर। इनवर्स का मतलब क्या हो गया? तुमने इसको डबल किया, ये आधा हो जाएगा। बोलेगा आगे कहां बढ़ने देंगे? जैसे देखो भाई, हमारा स्पैमर का दिमाग होता है, जिस दिन वो सोचेगा खूब पढ़ते, उसके बगल वाला दोस्त उसको आधा काट देगा, क्या वे पढ़ाई करेगा? हाँ, ऐसे कैसे? उसका आईडी लेके आया मैं आज पूरी क्लास में, इतने बच्चे पढ़ रहे थे, उसके बीच में मैंने चैट खोल कर आया उसका मैं। हाँ, जैसे होता है ना मौत के मुंह से खट से वापस आया, वैसे वो चैट निकाल के लाया कि अब आईडी लेके आया, इस बात करेंगे। हाँ ठीक है, चलो, तो ये फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ये फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ठीक है, हो जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन का मतलब यही होता है, कोई भी बोल दे एक दूसरे के अपोजिट चलना है, अगर ये बढ़ाओगे तो ये कम, ये बढ़ाओगे तो ये कम, अपोजिट चला जाएगा, हो जाएगा। ठीक, चलो, अब मुझे पता चल गया, तो मतलब किसी का फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो लेमडा निकाल लेंगे, लेमडा दिया है तो फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, एक चीज और, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ना, वो बहुत सारी होती हैं, तो उनको अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं अभी, रुक जाओ, पहले एक सिंपल चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे रेडिएशन, जैसे गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, दो हमें पता है। आज हम क्या करते हैं, और ज्यादा जान जाते हैं, बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है, ये देखना अपने पास, ये देख, अरे कहां चला गया, इसके नीचे लाना था ना, हाँ, ये देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा पता है सबको, स्पेक्ट्रा याद है, स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम, विबग्योर वाला कुछ याद हो, वैसे ही यहां पर सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, देखेंगे कहां से स्टार्ट होता है, अर्थ के, मतलब हर एक जगह आपको ये रेडिएशंस मिल जाएंगे। ये बेटा लिखना नहीं है, कोई डर मत जाना कि अरे सर लिखना पड़ जाएगा, ये देख लो अपने पास, ये रेडिएशंस हैं, जैसे मॉनिटर्स में, मोबाइल में, टीवी में, सेल में, माइक्रोवेव में, सनलाइट में, हर एक जगह अलग अलग रेडिएशंस है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वेरी लो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ऐसे करके यहां से लेकर वहां तक ये पूरी की पूरी रेडिएशन की रेंज है। स्पेक्ट्रम देख लो अपने पास, स्पेक्ट्रम ये देख लो, स्पेक्ट्रम ऐसा होता है। सर एक बात बताइएगा, एक सिंपल चीज, हाँ ये देख लेना अपने पास, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो एनसीईआरटी में दिखेगा वो एनसीईआरटी का पिक्चर ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एनसीईआरटी का पिक्चर ये दिखेगा। एक बात बताना, ये बंदा इधर बोल रहा है वेवलेंथ ज्यादा हो रहा है और इधर बोल रहा है फ्रीक्वेंसी उधर ज्यादा हो रहा है, कैसे ये सब समझ में आ रहा है? पता चल रहा है, इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है और उधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। स्पेक्ट्रम याद करना हो, स्पेक्ट्रम याद करना हो, सीधा सीधा याद रख सकते हो, इस स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन क्या आते हैं आपको, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी कम, ये पूछा जाएगा, किसकी वेवलेंथ ज्यादा किसकी वेवलेंथ कम, ये पूछा जाएगा। डायरेक्ट वैल्यूज याद हो सकती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आप उससे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम पूरा याद करना होता है कि सर रेडियो, फिर माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज, ऐसे करके पूरा याद कर सकते हो, याद हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करना है ना, सिंपल सा, देखो तुम्हें तरीका बता रहा हूं। रेडियो में मैं वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। ध्यान सुनना, याद करने का सिंपल सा तरीका, इधर से इधर जाओगे वेवलेंथ क्या होगा, सर इधर से इधर जाओगे ऑब्वियस है, इधर वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इधर से इधर जाओगे वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ध्यान सुनना, रेडियो बहुत दूर तक सुनाई देता है ना, अगर गलती से भूल गए तो याद रखना, रेडियो जो होता है बहुत दूर तक सुनाई देता है, उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा। अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा। याद करने का तरीका क्या है कि सर ये क्या है, रेडियो वेव्स, ये क्या है, रेडियो वेव्स, ये क्या है, माइक्रोवेव्स, ये क्या है, इंफ्रारेड, ये क्या है, विजिबल। याद करने का सिंपल, वचन देना है, किसको सोच समझ के देना, ये यूवी लाइट, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। तो रेडियो में आई वो यू वचन देता हूं,
एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे भी जिसके बाकी किसी को पहले का ट्रिक याद हो तो अच्छी बात है, अगर पहले की ट्रिक याद है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी रेडिएशंस आती हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी और उसके बेसिस पे करना चाहते हो तो देख लो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी लाइट, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये सारे मिला दोगे तो हमारे पास एक ट्रिक बन जाती है। और वो ट्रिक का नाम क्या है? उस ट्रिक का नाम है रेडियो में मैं वचन देता हूं, देना मत भाई, ठीक है, अभी कॉलेज बाकी है, उधर भी जीना जीना है भाई, ठीक है। तो रेडियो में आई वाओ यू, रेडियो में वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। अरे तुझे और, हाँ ठीक है भाई, तुझे पहले से पता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। रेडियो में, अब तुम्हें लिख के थोड़ा दूंगा, पता चला तू, हाँ ये देखिए पीडब्ल्यू का टीचर क्या सिखा रहे हैं कि गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करना। अरे तू एक्स गाई से चैट मत करना भाई, जिसको ज्यादा बुरा लग रहा हो एकदम। हम देखो, एक्स गाई से, हाँ एक्स गाई से चैट मत करना, ठीक है। हाँ, गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूं। रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। बस अच्छा लगता है यार, कभी कभी बेचारे खुश रहते हैं, खुश होने दो यार, तुम लोग एकदम ऐसे कैसे। हाँ, वैल्यूज याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। मैंने तुम्हें क्या बोला, ये चैप्टर ना दोबारा फिजिक्स में आएगा, टेंशन क्यों ले रहा है भाई तू, टेंशन मत ले। ये जो चैप्टर तू अभी 2 पेज में खत्म कर लेगा ना, ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये फिजिक्स में एक चैप्टर है, भरोसा ना हो तो 12th का एक सिलेबस खोल के देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा फिजिक्स में ये पूरा याद करवा दिया जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 0, इसका वेवलेंथ इतना, रेडियो ऑब्वियस है, रेडियो दूर दूर तक सुनाई देता है ना, इसलिए याद रहता है, ठीक है। हाँ रेडियो भाई, एक बोल रहा सर कौन सा कांड किया आपने, अब तुझे मैं बताऊं, हाँ तुझे सिंपल सा बात है, ये देख भाई, लिख देता हूं, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। इस बात का किसी की रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्लेमर में पहले ही बोल दिया जाए। ये क्या है, ये रेडियो वेव्स हैं, ऑब्वियस है, इधर आओगे वेवलेंथ ज्यादा, ये माइक्रोवेव हैं जो आपके माइक्रो ओवन में दिख जाएगा, माइक्रोवेव्स। ये क्या है, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड होता है, ये विजिबल होता है। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे विजिबल का वेवलेंथ पता होना चाहिए। सर ये कहां से कहां, राउंड ऑफ ले रहा हूं, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक, ये राउंडेड फिगर लिया है, एनसीईआरटी में ये पिक्चर दिया, इससे मैंने ये लिया है। हो सकता है मॉड्यूल में कुछ अलग दिया हो तो आप उसको, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, ये क्या है, एक्सरे, ये क्या है, गामा रेज, और ये क्या है, कॉस्मिक रेज। याद रखिएगा, जब वचन देते हैं तो ऑब्वियस से यहां तक आते आते क्या हो जाएगा, डर लगना शुरू हो जाएगा ना भाई। तो इसीलिए देख लो, रेडियो बहुत दूर तक सुनाई देती है, लेकिन वचन देते देते क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, हार्टबीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस है, तुम्हें ही पता है तुम कितनी बात मानने वाले हो। लेकिन इधर से इधर जाओगे तो रेडियो की आवाज क्या होती है, बहुत दूर तक सुनाई देती है, तो वेवलेंथ क्या होती है, इस साइड इंक्रीज करती है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी, रेडियो की, और फ्रीक्वेंसी किसकी, कॉस्मिक रेज की। हो जाएगा, हाँ श्योर हो, ठीक है। तो चलो बढ़िया, हाँ रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको देखो, शॉर्टकट याद रहने से क्या होता है ना, क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं और कोई लॉजिक नहीं होता। बाकी याद करोगे तो ऑब्वियस याद ही हो जाएगा। अरे रो मत भाई, बोल रहा है मेरी से, अरे नहीं बुरा नहीं मानना भाई, अभी एज हुई भी नहीं है, तो बदमाश लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए थोड़े, तुम बहुत शांत बच्चे हो भाई। तो भाई नहीं रही कोई दिक्कत नहीं, तू बुरा मत मान भाई, तू बस गाने गा अभी, ठीक है। अभी तू तो ये गाना, हाँ ये गाना गा, नहीं जी तू साइंस के लिए जी रहा है ना भाई, अभी तू साइंस के लिए जी रहा है, बाद में किसी और के लिए जिएगा, ठीक है। चलो हाँ अभी तू बदा बदी वो गाना गाता रहे, आय हाय वो है करते रहे। अभी पेरेंट साइड में है तो कान में ईयरफोन लगाओ भाई, ऐसे ज्ञान थोड़े सबको बांटते हैं, डिसिप्लिन में रहो। एक ही एक ही लेक्चर में सबको सिखा दोगे, घर वालों को भी सिखा दोगे, गलत बात है, डबल फीस दो फिर। हाँ एमपी
मनी प्रॉब्लम से थोड़ा पापा कहां कहां से आते हैं अरे बदोबदी वाले ये सब। चलो देखो, अब इसको याद रखने का ये फायदा होता है कि भाई तेरे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब ऐसे थोड़े हर एक क्वेश्चन, अब ये देख, अरे रुक जा, ये देख, ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन देख, अब इस क्वेश्चन को मैं दूं, अब तुझे ही पता है भाई, अगर तुझे पता है ना, शॉर्टकट पता है, तो फ्रीक्वेंसी फटाफट निकाल लेगा कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। ठीक है जल्दी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, क्या होगा, क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो याद करो, क्या याद करना था, रेडियो में मैं वचन देता हूं, एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब जो एक्स गाई से चैट नहीं, जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, ये जो होता है इसका कोई लेना देना, हम बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते, संस्कार देते, और हम अपने इंडियन परवरिश की बच्चों को बताते, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बच्चा सही हाथों में ठीक है। चलो ये देखो, इधर से इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इधर से इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेमडा क्या होगा, इंक्रीज होगा, बस लिखो, कहानी खत्म। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की होगी भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कॉस्मिक रेज की है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए क्या कर रहे हो, सोचने तो नहीं लगे उससे बात करने का कि अरे सर भी आज बोल रहे हैं, आज तो यूनिवर्स भी साइन दे रहा है, ऐसा तो नहीं शाहरुख खान वाली मूवी से सीख रहे हो कि अच्छा आज तो यूनिवर्स भी साइन दे रहा है, बात कर ही लेता हूं। अबे पढ़ लो, 55% वालों, कहां गई ये सब, 30%, कौन है ये, इधर 30% वाले अभी पिटाई हो जाएगी भाई। ये देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होगा, क्या होगा, ये बताओ। मैक्सिमम को मिनिमम पढ़ लेते हैं, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बताना है, मिनिमम कहां हुआ, चलो पहले इसको देखना क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताओगे, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे निकालेंगे, फिर से वही बात याद करो, क्या वचन दिया था, क्या वचन दिया था, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, पता चला सच में आज जाके चैट कर रहे, इधर देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो ये देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेडियो की सबसे कम होगी, रेडियो, अच्छा माइक्रो यूवी, नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया, माइक्रो यूवी नहीं होगा, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड आएगा, माइक्रो रेडियो ये भी गड़बड़ हो गया, यूवी रेडियो एक्टिव, यूवी क्या बात कर रहा है, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई आए आए, कुछ तो बेचारे ब्रेकअप से वापस आए, कहाँ चले गए थे भाई, हाँ ऐसे करोगे, ठीक है, ये देखो, ये देखो अपने पास, 1 मिनट हो गया, चलो अब एक सिंपल चीज आ गई कि हमें फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर मिल गया, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, ये मिनिमम थोड़ी ना पूछा था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी थी ना भाई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछी थी, तो कॉस्मिक रेज का होगा। ठीक है, तो अब मुझसे बोला गया कि सर एक काम करते, एक काम करते, आपने ये तो बता दिया, ये तो बता दिया हमें, ये तो बता दिया, अब हम लोग ये पता चल गया, विजिबल लाइट का याद रखना अभी के लिए, इस चैप्टर में विजिबल लाइट याद रखना, 4500 टू 7500, 44,000 एंगस्ट्रॉम टू 7,500 एंगस्ट्रॉम विजिबल लाइट का रीजन होता है, इतना ही दूर हम लोग देख पाते हैं। सोच रहे हम लोग लाइफ में ना इंफ्रारेड देख पा रहे, ना एक्सरे देख पा रहे, बस पढ़ पा रहे, हमारी लाइफ में सिर्फ ये वाला है, ठीक है, सिर्फ ये वाला है जिसको हम विजिबल कर पा रहे, देख पा रहे। ओके, तो चलो सुनो,
अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी चीज थोड़ा सा फिर देखो, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं तो न्यूमेरिकल्स का ही वेट कर रहे थे हम लोग, न्यूमेरिकल्स का ही वेट कर रहे थे। एग्जाम में एक सिंपल सा हमने अभी एक फॉर्मूला ही पढ़ा था कि ये जितनी भी रेडिएशंस हैं, जितनी भी रेडिएशंस हैं, सी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा को फॉलो करती हैं, सी इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा को फॉलो करती हैं। मतलब तुमसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछेगा सी बाई लेमडा, लेमडा पूछेगा सी बाई फ्रीक्वेंसी। अब ये बात कहने में कितना आसान है, लेकिन नीट वालों ने क्या किया, मजे मजे में एक दिन पूछ लिया, मजे मजे में पूछ लिया। ये देखो मजे मजे में क्या पूछ लिया, मजे मजे में क्या पूछा, अबे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे क्यों हो गया आज, ये मजे मजे में पूछ दिया। मजे मजे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, तो प्लीज देखिएगा कैसे आएगा, बताइएगा क्या दिया हुआ है। अ पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, यही हमारा टारगेट है, AIR न्यू दिल्ली, मतलब एम्स लेके आइएगा तो आपको यही मिलेगा। ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितना 1368, और ये हर्ट्ज के आगे के लगा है, के का मतलब ओके वाला नहीं है भाई साहब, ये किलो हर्ट्ज है, ये क्या है, किलो हर्ट्ज है, के हर्ट्ज मतलब किलो हर्ट्ज। तो इसको क्या लिख सकता हूं, वंस अपॉन ए टाइम, याद करो कुछ ऐसा, किलो की वैल्यू पड़ी थी, हर्ट्ज लिख सकता हूं पक्का। ये देख लो सर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या पूछ रहा है, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से कितना वेवलेंथ निकलेगा। सर वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, सी बाई फ्रीक्वेंसी कर दें, सी की वैल्यू कितनी दी है, सोचो एग्जाम हॉल में सब कुछ दिया पड़ा था। फ्रीक्वेंसी कितनी है 1368 इंटू 10 की पावर क्या कर दूं 3 कर दूं, ये देखिएगा 10 की पावर 3 ऊपर गया, 10 की पावर 5 हो गया, डिवाइड बाई 1368 हो गया। इस क्वेश्चन में सामने वाले ने 2 साल बाद पहुंचे एक बच्चे से सिर्फ एक कैलकुलेशन कराई, एक छोटा सा प्यारा सा कैलकुलेशन कराया, ऊपर से उसमें भी हिंट देके चला गया कि बेटा सब जगह 219 लो। ये तो होगा नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं, यही दोनों में से पॉसिबल है। सोचो उसने पूरी कैलकुलेशन करवाई और इसका जो आंसर देखोगे ये ऐसे आता है। फाइनली हमारा आंसर क्या आता है, ए आता है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन के मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा था। सोचो एग्जाम हॉल में 2 साल बाद आप पहुंचोगे, आपसे ऐसे मजाक किया जाएगा। हम लोग क्लास में भी देखोगे ना, बोर्स मॉडल ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, और वहां जाके क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बताइए ना लेमडा बताइए, फ्रीक्वेंसी दिया है तो लेमडा बताइए। अरे भैया फ्रीक्वेंसी दिया है तो लेमडा बता देंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इसलिए बोलते हैं ना एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला कि आज जाके फिर से यहां तक का एनसीईआरटी पढ़िएगा। मतलब जहां तक रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है वहां तक की एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, आपको अच्छा लगेगा पक्का। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। अच्छा एक बात बताओ, स्पेक्ट्रम का मतलब सब लोग समझते थे, स्पेक्ट्रम का मतलब सब लोग समझते हो ना, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम का, भाई यार आज कुछ गड़बड़ तो हो गया है अरेंजमेंट। हाँ स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, शायद याद करो, वंस अपॉन ए टाइम कभी ऐसा पढ़ा हो, विबग्योर पढ़ा हो, विबग्योर याद है, ये एक व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। अगर ऐसा लाइट लगातार, मतलब व्हाइट लाइट विबग्योर में ऐसे जा रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको विदाउट एनी गैप है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर कोई भी वेवलेंथ मिसिंग हो गई तो उसको क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूअस। देख लो ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट चीज बता दिया। और अगर कोई मिसिंग हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, इसको कौन सा बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल देंगे। इसको कौन सा स्पेक्ट्रम बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल देंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल देंगे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि सर अ सीरीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ, मतलब स्पेक्ट्रम आई थिंक 9th-10th में था कहीं, बट फिर भी मेरा काम है बता देना। विजिबल लाइट में ऑब्वियस विबग्योर वाला बोलते हैं ना, इंद्रधनुष टाइप, रेनबो टाइप कुछ बनता है, ठीक है, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो वाला कलर होता है। अगर लगातार आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बिना किसी गैप के आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। कोई भी लाइट अगर कंटिन्यूअस आ रही है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और उसमें कोई गैप आ जाए, जैसे मैंने यहां बीच में ये खा गया, ये खा गया, तो ऑब्वियस इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हाँ 10th क्लास में जहां भी पढ़ा था, बस याद दिला रहा हूं भाई, कोई मुझे ये ना बोले कि अरे सर बेसिक से नहीं पढ़ाया। ये लो बेटा बेसिक, बेसिक से पढ़ा दिया, ठीक है।
आज तो देख रहे हो पूरा 9-10 का फिजिक्स पढ़ा दिया मैंने। आज मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, आज मैं कल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, कैसा लग रहा है हमारा फिजिक्स? ठीक है, हाँ रेनबो, हाँ वही जहां भी था, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेसिक से अपने पास हम लोग जान रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो अब थोड़ा हार्ड पढ़ा देते हैं, ऐसे सुनना हार्ड पढ़ा रहे हैं, देखना थोड़ा, अब देखना कितने लोग का मैथ कैसे उल्टा है। ये देखिएगा, अब हुआ क्या कि ये सब कहानी चल रही थी, बोर्स मॉडल आने वाला है, लेकिन उससे पहले ना कुछ कुछ चीजें और हुई, कुछ लोगों ने अलग अलग जीत पकड़ ली। अलग अलग जीत क्या पकड़ ली? तो भाई साहब एक मिले हमें प्लैंक्स भाई साहब। प्लैंक्स भाई साहब क्या बोलते? प्लैंक्स भाई साहब क्या बोलते? चलो उससे पहले एक और भाई साहब आ गए, मोजले, पीरियोडिक टेबल। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ने जाओगे ना तो मोजले एक बंदा आया, शायद पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल आप सबने पढ़ा होगा ना। पीरियोडिक टेबल कहीं 10th में था कि हटा दिया था? वो भी हटा दिया। अबे 10th में करके क्या आए हो तुम लोग? अब समझ में आ रहा है सबके 96%, 92% ऐसे कैसे आ जा रहे? 10th में था कि चला गया? हाँ 10th में था कि चला गया? हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, लैग चला जाएगा। चलो, मोजले क्या है? मॉडर्न पीरियड टेबल, जो नया पीरियड टेबल जो आज के टाइम पे तुम्हें दिखता है रंग बिरंगा ऐसे पीरियड टेबल, वो एक्चुअली कैसे बना? तो उसके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जो मॉडर्न पीरियड टेबल जो आज के टाइम पे दिखता है उसके लिए मोजले ने किया। मोजले ने देखो क्या किया भाई साहब, तुम्हें ही पता है, अभी जस्ट बताया था कि कैथोड रे है, अरे कैथोड रे है, कैथोड रे किसी हेवी मेटल से टकराएगा, किसी मेटल से टकराएगा, और मेटल से टकराएगा तो चकनाचूर नहीं होगा, यहां से क्या निकलेगा? एक्सरे निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्सरे निकलेगा। कल याद है लिपस्टिक वाली जो हमने पिक्चर देखी थी कि भैया ऐसे एक्सरे निकल रहा था, याद है? ऐसे टकरा रहा था टारगेट एनोड से, ये कैथोड है, एनोड पे टकराएगा, इस एनोड पे बना देंगे, एनोड मेटल से टकराएगा, यहां से क्या मिल जाएगा? एक्सरे। तो सुंदर सा पिक्चर आएगा अपनी जिंदगी का, हाँ सुंदर सा पिक्चर आएगा, याद है? हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, मॉडर्न पीरियड टेबल नहीं पढ़ा रहा भाई, मैं तुझे बस बता रहा हूं। मोजले ने क्या करा, ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसने अलग अलग, देखो आदमी देखो ना कहीं भी कुछ भी सोच लेता है। वो हमारी स्पैमक था, उसने बोला भाई चलना यार एक काम करते, इस मेटल को हटा के दूसरा मेटल लगाते, तीसरा मेटल लगाते, चौथा मेटल लगाते। अब अलग अलग मेटल पे क्या आया? अलग अलग मेटल पे क्या आया? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे आई ना वो अलग अलग आई। उसने बोला भाई साहब ये तो गजब चीज निकली, फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग आई। ध्यान सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर आ गया, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। लेकिन याद रखिएगा मैंने अंडर रूट लिखा है, जो फॉर्मूला लिखा ना उसने मोजले ने ये फॉर्मूला लिख दिया जेड माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, ए एंड बी आर कांस्टेंट। मुझे बस एक चीज बता दो, ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये स्टेटमेंट सही है क्या? बस इतना मैं तुम्हें उसके लिए बोली नहीं, उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, बस मुझे एक चीज बताना। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल, स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सोच के बताना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सरे produced by a metal is directly proportional to square of the atomic number of that metal। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सर फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट है, एक्सपेरिमेंट में देख लो अंडर रूट लिखा गया है, पक्का। अच्छा कोई बोल दे, अच्छा एक बाबा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ क्या होगा? चलो बताओ वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी अगर जेड स्क्वायर पे है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? अबे यार रेसिप्रोकल हो जाता है ना, याद है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पक्का। तो स्टेटमेंट भी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, इस पे कोई कैलकुलेशन नहीं, बस ये जानबूझ के पूछेगा कि कैथोड रे जब आप मार रहे थे तो उससे अलग अलग मेटल अगर चेंज करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, जेड स्क्वायर पे, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर पे। अबे जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर लेमडा की बात करेगा तो 1/z स्क्वायर। ये देख लेना भाई, इनवर्सली चला जाएगा, लेमडा फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली चलता है, इसीलिए उसको ऐसे लिख दिया, हो जाएगा। मंडे को पढ़ के आना, पहले बता रहे हैं। मंडे को देख रहे हो, आज देख रहे हो आज कितना कुछ पढ़ा रहे हैं, बहुत हार्ड। फिजिक्स आधा पढ़ा दिया, अब केमिस्ट्री पे जा रहे हैं। अब देखिएगा फिर से एक बात आई,
अब एक बात फिर से आई, ध्यान सुनना, एक नई चीज लेके आ रहा हूं तो सुनना अपने को और बहुत अच्छे से कैच करना। मैंने तुमसे बोला कैथोड रे से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, फ्रीक्वेंसी से जेड स्क्वायर, ये सब चीजें। अब एक आदमी आया प्लैंक, प्लैंक ने अपना भाई साहब क्वांटम थ्योरी दे दिया, प्लैंक ने अपना क्वांटम थ्योरी दे दिया। अरे ये एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया भाई, मोजले ने किया था, उसने बस एक्सपेरिमेंट करके ये रिलेशन लेके आया। मुझे इस रिलेशन से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि मैंने कैथोड रे पढ़ा है, कैथोड रे से एक्सरे पढ़ा है, तो हो सकता है मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरे की वो किस पे डिपेंड करती है। तो मैं एटॉमिक नंबर ना बोल के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर बोलूंगा, वेवलेंथ मतलब जेड स्क्वायर बोलूंगा। ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से। एक बंदा आया प्लैंक, प्लैंक ने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब भैया यहां से जिंदगी आपकी अलग होने वाली है, दैट इज नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये भाई साहब तुम्हें पता है ये आइंस्टाइन के भी गुरु थे, इसीलिए इन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी। क्या होता ना, गुरु ऐसा होगा तो चेला तो ऑब्वियस आगे निकल ही जाएगा। प्लैंक भाई साहब अलग जिंदगी जी रहे थे। प्लैंक भाई साहब क्या बोल रहे थे, प्लैंक भाई साहब क्या बोल रहे थे, सुनना। अरे अब ऐसे भी तू आराम से मंडे को मिलेगा तो मंडे को कर लियो, ठीक है, मंडे को लिख लग के आइयो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ छूट रहा है प्लीज लिख लेना, अपना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना समझ लीजिए, आराम से लिखते रहिएगा। आधे घंटे भी नहीं लिखते लगते होंगे, अगर पीडीएफ आ जाए तो आधे घंटे में नहीं लपेट देता है। ठीक है, टुमारो किस बात का हॉलीडे भाई, हमें नहीं पता। ध्यान सुनना, प्लैंक ने क्या बोला। प्लैंक वो आदमी था जो हिटलर का मतलब हिटलर के साथ काम करता था, और सोचो आइंस्टाइन और इन लोगों का गुरु था ये। इसके 4-5 मतलब 4 कह रहा हूं मैं, गलती से 4 कह रहा हूं, ये कम से कम मैक्स प्लैंक नाम था इनका। 10-15 लोग थे जो इनके स्टूडेंट थे, और वो पता चला नोबेल प्राइज लेके बैठे हुए थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखना ध्यान से क्या बोला। प्लैंक्स ने बोला कि भाई साहब आपको जितनी भी रेडिएशंस दिखती हैं ना, जितनी भी रेडिएशंस दिखती हैं, जो आप रेडिएशंस ऐसे फिजिक्स में बना देते हो कि ऐसा लाइट आई ऐसे चली गई, ये रेडिएशन ऐसी नहीं होती है, ये रेडिएशन ऐसे नहीं होती है। ये रेडिएशन एक्चुअली देखेंगे तो एक्चुअली ऐसे रेडिएशन नहीं होती, ये रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मतलब आप जो इसको कंटिन्यूअस मान रहे हो, ये कंटिन्यूअस नहीं होता। प्लीज सुनना कहानी को, ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है। मतलब ये छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसे छोटे 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 ऐसे 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 छोटे छोटे पॉकेट्स में होता है, कभी भी ये कंटिन्यूअस नहीं आती है। ध्यान सुनना, तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला कि भाई साहब कोई भी रेडिएशन जो होगी वो परफेक्ट नहीं जाती, वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटम बोल देते हैं, प्लूरल में क्वांटा बोल देते हैं। ठीक है, वही चीज लाइट के फॉर्म में आएगी, वही चीज लाइट की, ये छोटे छोटे पॉकेट्स, जैसे सनलाइट आ रही है, हमें क्या लगता है सनलाइट क्या आ रही है, एकदम स्ट्रेट आ रही होगी, नहीं भाई, उसके बीच में ना छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ एनर्जी है। कभी धूप में खड़े होते गर्मी लगने लगती है ना, कैसे लगती है, सन तो उतनी दूर है, लगती कैसे, ऑब्वियस रेडिएशंस आती हैं। वो रेडिएशंस क्या करती है, छोटी छोटी एनर्जी के पैकेट्स लेके आती है। और जो ये एनर्जी होती है हर एक आदमी की, जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है ना, एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है, ध्यान सुनिएगा, एनर्जी ऑफ जो रेडिएशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे होगी, फ्रीक्वेंसी पे होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। मतलब एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, न्यू होगा। एनर्जी जो होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। एनर्जी जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ये जो छोटा छोटा चीज है इसको हम लोग क्या बोले, थ्योरी लिखवा दूंगा, लिख भी दूंगा, ये देख लो क्वांटम, यही बड़ा हो जाएगा प्लुरल तो क्वांटा। और अगर लाइट का केस है तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, फोटोन लिख देते हैं, फोटोन लिख देते हैं। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो ये देख लो, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं, एच न्यू। एच क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 10⁻34 जूल्स सेकेंड। ये हो जाएगा। कोई भी तुमसे पूछेगा, इन्होंने बस जिंदगी में एक ही काम किया कि भैया ये प्लैंक ने बोला कि भाई साहब कोई भी एनर्जी जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। और जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, आदमी उतनी ही एनर्जी, भाई किसी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तभी तो एनर्जी लगाओगे ना। हाँ भाई, तो क्यों करोगे, रियल स्टोरी तो यही होती है। तो उसने बोला भाई एनर्जी जो होगी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू। एच लगा दो, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये क्या हो गया आपके पास, एच न्यू हो गया। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34। पक्का हो जाएगा। किसी भी, अब इसी का थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना हो तो देखो बड़ा सुंदर सा लिख के लाया हूं। कोई भी रेडिएशन एनर्जी है, कोई भी एनर्जी अगर रेडिएट या एमिट हो रही है, देखना थ्योरी जो स्कूल में लिखना है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो रेडिएंट एनर्जी होगी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड बाय ए बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस।
but discontinuous in the form of small packets of energy, and these packets are known as called as क्वांटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। प्लीज स्कूल में ये सब लाइन लिखना भाई, समझाने के लिए मैं वैसे समझा रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए मैंने ऐसे लाइन खींच के बता दी कि भैया ये कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन रियल लाइफ में जब लिखोगे एग्जाम हॉल में, स्कूल के एग्जाम में, तो ये लिखोगे कि भैया आपको जो एनर्जी आती है या जाती है, जो लाइट की एनर्जी आ रही है ना, जो भी ये बल्ब से रेडिएशन, इससे जो रेडिएशन आ रही हैं, आपके मोबाइल से जो रेडिएशन आ रही हैं, वो सारी की सारी क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। तभी तुम थक जा रहे हैं ना भाई, ठीक है। ये देख रहा, इन केस ऑफ लाइट the smallest packet of energy is known as photon, but in normal case इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं, इन क्वांटम बोलते हैं। energy is directly proportional to energy of each quantum is proportional to frequency of the radiation, और इसीलिए अब देखिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, energy directly proportional to frequency, energy is equals to h into nu, और h की वैल्यू होती है, ऐसे तो बहुत तगड़ी वैल्यू रखेंगे तो ऐसे फिर 6.626 ऐसे लिखते चले जाओ, कुछ लोग बता रहे हैं मुझे 6.626 लिख दो, लेकिन भाई वो कैलकुलेशन तुम कर नहीं पाओगे ना, तो बाकी अब लिखने को तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कैलकुलेशन में 6.6 ही यूज करना, क्योंकि उतनी लंबी कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। इज इक्वल्स टू एच न्यू लिख सकते हो, एनर्जी आ जाएगी। ये देख लो भैया, अब यहां से अब अपना फॉर्मूला बनना चालू हुआ, आज की क्लास से न्यूमेरिकल्स आने चालू हुए। ये देख लीजिएगा एक बार, एनर्जी की बात कर रहा हूं, अगर मैं एच न्यू लिख रहा हूं तो क्या आप लोग मेरे साथ साथ ये भी लिख सकते हैं क्या? ये कहां से आ गया? एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। और कुछ लोग तो ये भी लिख सकते हैं कि एच सी सर वेव नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देख लो, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? एच न्यू, एच सी बाई लेमडा, एच सी न्यू बार लिख सकते हैं, वेव नंबर लिख सकते हैं, हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्लीज देख लो, एच न्यू, एच सी बाई लेमडा, एच सी न्यू बार, 1 बाई लेमडा को क्या लिखते थे? वेव नंबर लिखते थे, याद है? तो लेमडा के टर्म्स में कोई पूछे, अब जानबूझ के वो पूछेगा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। अच्छा एक बात बताओ, चलो मेरे मासूम से बच्चों एक बात बताओ, ये बोल रहा है एक फोटोन आएगा तो उसकी इतनी एनर्जी, देखना बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्लीज सुनना। एनर्जी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर एक फोटोन आएगा, अगर एक फोटोन से इतनी एनर्जी है, अगर मैं देखना एक लाइन देखना भाई साहब, जिंदगी पलट जाएगी आपकी। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सर n फोटॉन्स आ गए, तो क्या आप लोग बता सकते हैं एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? NH न्यू, या फिर NHC बाई लेमडा, या फिर NHC अपॉन न्यू बार। ये लिख सकते हैं? नहीं लिख पाओगे ना? कैसे लिख सकते हो? ये नहीं हो पाएगा ना? हाँ, ऐसे बदबदी कैसे हो पाएगा यार? कैसे हो पाएगा? इन टाइम्स कैसे कर लेंगे हम लोग? कैसे कर लेंगे हम लोग? एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, n फोटॉन्स की एनर्जी निकाल दिया यार, ऐसे थोड़ी ना होता, रोना आ गया यार, इतना फॉर्मूला। हाँ, NH न्यू कर लोगे? देख रहे हो कैसी कैसी बातें चल रही हैं ये सब। मतलब अभी फ्रीक्वेंसी समझा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर अभी फ्रीक्वेंसी समझा, वेव नंबर समझा, वेवलेंथ समझा, आप तो मतलब उसका मजाक उड़ाने लगे यार। ये देख लो एनर्जी, ये देख लो, ये यार ये हो नहीं पाएगा, तुम लोगों से बता रहा हूं। इसका अभी फॉर्मूला पूछ दूंगा अभी। अब मैं आज कोई पूछा, आज क्यों पूछूंगा? कल पूछूंगा, अब कल नहीं, मंडे को पूछूंगा ना यार, उस दिन हिसाब बराबर करूंगा, टेंशन मत ले भाई, अभी उस दिन हिसाब करूंगा। अभी देख, अगर मैं ऐसे बोल दूं, चलो एक काम कर, ले कोई बात नहीं, ये ले भाई, ये निकाल, चल इस क्वेश्चन का आंसर निकाल। लेमडा की वैल्यू दी हुई है, चलो अभी छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं। 5000 एंगस्ट्रॉम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5000 इंटू 10 की पावर। याद रखना हमेशा एसआई यूनिट में लेके जाना है। ये देख लो कैसे कर रहा हूं, 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर्स। लेमडा निकाल दिया, लेमडा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एनर्जी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एनर्जी निकालनी है। पहली बात, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? C अपॉन लेमडा कर दूं। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? C अपॉन लेमडा कर दूं।
हाँ, सी अपॉन लेमडा कर दूं, ये देख लो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, सी अपॉन लेमडा कर दूं, सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर -7, ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज हो जाएगा। या फिर अगर मैं लिखूं, हे भगवान याद रखना भाई, कभी वंस अपॉन ए टाइम ये सब सीखना सिखाया था, डेसिमल को इसको 10 टाइम्स बड़ा किया तो ये 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा। याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, ये कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं कि सर बेहोशी हो गई, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे 10 की पावर के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया? बताइए, यहाँ 3 जीरो थे, देखने में अच्छे लग रहे थे, आपने 10 की पावर -7 लिख दिया। जिन लोगों को भी ऐसा फील हो रहा हो कि ये मास्टर कैसे ये सब काम कर दे रहा है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, बेटा एक साइंटिफिक नोटेशन कराया था मैंने मोल कॉन्सेप्ट के टाइम पे, मोल कॉन्सेप्ट में एक साइंटिफिक नोटेशन कराया था, इसीलिए उस चैप्टर को बोला गया था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब समझ में आ रहा हो कि भैया वो चैप्टर कुछ था नहीं, छोटे छोटे 3 4 5 10 पोर्शन को जोड़ दिया गया था, उसी चीज में ये सब सीखा हुआ था कि भैया 10 की पावर ऐसे खेलते। फ्रीक्वेंसी आ गई, एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या कर दूंगा, h इंटू न्यू कर दूंगा, h इंटू न्यू, h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 की पावर -34, और ये कितना हो गया 6 इंटू 10 की पावर 14। ये देख लो 6.626 इंटू 6, 10 की पावर कितना हो गया -20 जूल्स। क्योंकि सब कुछ एसआई यूनिट में है तो ऑब्वियस एनर्जी भी क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट में आ जाएगा, जितना भी आए आ जाएगा, जितना भी आए आ जाएगा। पक्का हो जाएगा सर, हो जाएगा। एनर्जी 1 फोटोन का निकाल सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई भी रेडिएशन अगर आएगी, अगर कोई रेडिएशन आएगी, ठीक है, कोई भी रेडिएशन आएगी तो उसका फ्रीक्वेंसी दिया है तो वेवलेंथ दिया, निकाल लो, वेवलेंथ दिया है या फ्रीक्वेंसी दी है तो एनर्जी निकाल सकते हो, बड़ी सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर कोई मजे लेना चाहे तो, अगर कोई मजे लेना चाहे तो फिर क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हो ना, कि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो मान लो मैं तुमसे एक मजे मजे का क्वेश्चन दे दूं, ध्यान सुनिएगा। अब आपको मैं फॉर्मूला भी लिखवा सकता हूं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं बता के मैं ऐसे एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, ध्यान देखिएगा, अगर इसने ये फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्व करी, ध्यान सुनना, अगर ये फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्व करी और अगर इसने 2 फ्रीक्वेंसी रिलीज कर दी, ये क्या करा, इसने रिलीज करा, क्या आप लोग एक चीज मानोगे, मैं फॉर्मूला भी डायरेक्ट लिखवा सकता हूं, लेकिन प्लीज सुनना अपने पास, कहानी आपकी बहुत सिंपल सी है। कोई भी एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, उसने क्या करा, एक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्व करा और 2 फ्रीक्वेंसी उसने रिलीज करा। तो मैं एक सिंपल सी चीज बताने वाला हूं, ध्यान सुनना, एक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्व करा, 2 फ्रीक्वेंसी रिलीज करा, तो इसका मतलब एनर्जी, इसको ऐसे लिख सकते, एनर्जी जितना एब्जॉर्व करा होगा वही क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज। चलो कितना एनर्जी एब्जॉर्व करा होगा, ध्यान सुनिएगा, कितना एनर्जी एब्जॉर्व करा होगा, सर कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करी होगी, इतनी एनर्जी, ये रेडिएशन से इतनी एनर्जी आ रही है, इस रेडिएशन से कितनी एनर्जी लूज करी होगी, h न्यू 2, और इस रेडिएशन से कितनी एनर्जी रिलीज करी होगी, h न्यू 3। सर h कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, न्यू 1 इज इक्वल्स टू न्यू 2 प्लस न्यू 3 लिख सकते हो। अगर आपको यह पता चल गया ना तो सर अब आप क्वेश्चन देखोगे, आंसर विद इन सेकंड बता दोगे, विद इन सेकंड बता दोगे। कैसे, ये देखो अब क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, ये देखना, इसका रेडिएशन बताओ, इसका हर्ट्ज बताओ, ये कितना हर्ट्ज होगा। आप बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर बता सकते हो अगर आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया कि भाई जितना एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, जितना एनर्जी एब्जॉर्व करेगा वो क्या हो जाएगा, उतना ही एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करेगा उतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये देख ले भाई, न्यू 1 प्लस न्यू 1 इज इक्वल्स टू न्यू 2 प्लस न्यू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 5 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए, यही होगा। तो अगर आपको यह पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एडिटिव होती है। कैसे सर, एनर्जी ऐड कर दो फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। लेकिन अच्छा ये लिख सकते हो, ये बताना। चलो एक काम करो, तुम लोग डिराइव करो, अब मैं नहीं करूंगा। अगर मैं बोलूं कि लेमडा 1 में एब्जॉर्व कर रहा हूं, अगर मैं ये एब्जॉर्व कर रहा हूं, लेमडा 2 और लेमडा 3 रिलीज कर रहा हूं, चलो अब बताओ
ये दोनों के बारे में बताओ, ये क्या, ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है, डिराइव करके देखो कौन सा इसमें ट्रू है। अगर ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, डिराइव करके देखो भाई। एक बार ड्राइव करके देखो। चलो जल्दी। चलो सोचो क्या निकलेगा, क्या क्या होगा, क्या करोगे। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ में क्या करोगे सर, 1 बाई, ये वेवलेंथ में क्या होगा, सिंपल सा, ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने तुम्हें, ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने तुम्हें। अब तुम खुद से सोचो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये देखना क्या हो जाएगा। एनर्जी जितना एब्जॉर्ब करोगे, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज्ड। भाई फॉर्मूला खुद से डिराइव करो ना, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा कि भाई साहब ये इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये इतना एनर्जी रिलीज करेगा, ये इतना एनर्जी रिलीज करेगा, तो HC कॉमन हो गया सर, 1/λ1 इज इक्वल्स टू 1/λ2 प्लस 1/λ3। मेरा ऑप्शन क्या होगा सर, ये मेरा ऑप्शन होगा, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी जिन लोगों का फोर्थ ऑप्शन है बेटा बहुत अच्छा, ऐसे ही लगे रहिए। हाँ सही है ना, फोर्थ ऑप्शन हटा देता हूं यार, पता चला। हाँ पेरेंट कोई देख रहा हो बोलेगा ऐसे कौन बोलता है बच्चों को, उनको पता नहीं है ना कि बच्चा कितना मासूम है, दिमाग कंजर्वेशन करता। हम यहाँ एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, वो दिमाग कंजर्व करता है भाई साहब। बच्चा बोलता है काहे का क्वेश्चन करें 10th क्लास में फिजिकली पढ़ाते थे टीचर, तब तो क्वेश्चन करते नहीं थे, तुम ऑनलाइन में क्वेश्चन करवाओगे। हाँ ऐसे तुम्हारे बोलने पे हम क्वेश्चन कर लें, ऐसी तुम्हारी औकात ठीक है, तुम रह जाओगे स्क्रीन किसी साइड में, ठीक है नन ऑफ दीज। अरे 10th क्लास में सबके सब बच्चे अच्छे होते हैं 10th क्लास तक, बस 11th में आते आते ना टीचर ही कमजोरी के कारण क्या होते हैं, टीचर का दिमाग कम होता है, इसीलिए बच्चे भी थोड़े कमजोर हो जाते हैं। हाँ ठीक है। अबे HC कहां गया भाई, तू HC खोज रहा है उस टाइम से भाई साहब, तू भाई कहां था यार, HC खोज रहा है, HC कॉमन ले ले यार। यहां H भाई से ये पता चला H खोज रहा हो कि H कैसे, ये चमत्कार कैसे हो गया। ऐसा नहीं है भाई, चमत्कार नहीं हुआ है, H कॉमन, कॉमन लेते हैं उसको यार। 10th तक तो तू पढ़ के आया था पक्का। अच्छा चल एक बात बता, एक बात बता, ठीक है, किसी की एनर्जी निकालनी हो, किसी की भी एनर्जी निकालनी हो, अच्छा एनर्जी का यूनिट क्या होता है, चल यूनिट ऑफ एनर्जी बता। आज चल तुझे मैं छोटी छोटी चीज, अब नहीं पढ़ा रहा भाई, मैं नया चीज नहीं पढ़ाऊंगा, अब बता। HC वर्मा वाला HC थोड़ा ही ना होता है भाई, तू कुछ भी कर रहा है। ये बता एनर्जी का यूनिट बता, यूनिट्स ऑफ एनर्जी बता। आज तेरा दिमाग के पूरे होता है ना एकदम, छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। आज मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया ही नहीं, मजा तो अब मंडे को आएगा, मजा मुझे आएगा क्योंकि कुछ लोग आएंगे मंडे को। रिपीट रिपीट, कोई ऑप्शन तो है नहीं। एनर्जी का यूनिट होता है SI यूनिट, कोई पूछेगा तो SI यूनिट होता है जूल्स, जूल्स होता है, जिसको हम लोग लिख देते हैं J। लेकिन आपको ही पता है एक कैलोरी भी यूनिट है, एक कैलोरी भी यूनिट होता है, ठीक है, कैलोरी भी यूनिट होती है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं 1 जूल की, 1 कैलोरी की, तो 1 कैलोरी कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स होते हैं। 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल्स हो जाता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल्स। अर्ग भी होता है भाई, लेकिन हमें फिजिक्स में अर्ग में नहीं जाना है, अर्ग हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। हमें कैलोरी मिलेगा और क्या मिलेगा, जूल मिलेगा। लेकिन हमारी जिंदगी में क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके चल रहे, हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके चल रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में एक और एनर्जी आती है, ध्यान सुनिएगा, एक और यूनिट आता है एनर्जी का, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV,
ये इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, ये ईवी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज का झटका देने से जो एनर्जी आती है। कोई चार्ज पार्टिकल है उसको एकदम मतलब होता है ना कि धड़ाधड़ झटका दिए जाओ तो ऑब्वियस उससे भी क्या आएगी, एनर्जी आएगी। जैसे तुम्हें एनर्जी आ जाती है ना, मान लो तुम अभी जैसे ही बैठ के पढ़ के गए, बैठे 2 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे अभी आईपीएल देखने के लिए, खाने के लिए, तब तक घर वाले झटका देना चालू करते, हो गई, होमवर्क हो गया, डीपी हो गया, जिन पेरेंट्स को पता होता है। तो झटका लगता है ना आदमी को, लगता है अबे यार 4 घंटे से देख रहे मोबाइल, अभी जस्ट बैठ के थोड़ा सा टीवी देखना क्या चालू किया, इन लोगों ने झटका देना चालू, बुरा लगता है ना, हमें भी पता है ये बात बुरी लगती है। वही बात यहां पर है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी देखोगे ध्यान से तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी में एक और आता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें क्यों यूज करना है, क्योंकि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एनर्जी, देखना ध्यान से, एनर्जी ड्यू टू वोल्टेज, ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू वोल्टेज V, ड्यू टू वोल्टेज V ऑन एनी चार्ज पार्टिकल। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे आपने कोई वोल्टेज लगा दिया, चार्ज पार्टिकल ऑन एनी चार्ज Q, अगर आपने बोला तो उसका वैल्यू होता है चार्ज इनटू, ध्यान सुनिएगा, चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज का क्या हो गया, Q इंटू V। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल V वोल्टेज दोगे तो उसके ऊपर कितनी एनर्जी आ जाएगी, Q, कितनी एनर्जी आ जाएगी, Q इंटू V, यही होगा। अब यही सेम चीज देखना अपने पास, मैं अगर बोलूं एनर्जी ड्यू टू वोल्टेज 1V, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पे निकालने जाऊं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है E, तो वो क्या हो जाएगा E इंटू 1 वोल्ट, और इसी को क्या लिख देंगे 1 EV। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, तो सर अगर मैं बोलूं 10 की पावर -19 जूल्स, ये हमारा EV का फॉर्मूला होता है। 1 EV को बोलते हैं, E की वैल्यू पुट कर दो, उसके चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 EV इज नथिंग। 1 EV को अगर कोई बोल दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, इतने जूल्स होती है। बस इतना याद करके आइएगा। आज की क्लास में आपने बस बेसिक्स पढ़ा है, रियल लाइफ में अब कुछ मिलने वाला है, बहुत बड़ी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अगली क्लास में वहां पर मिलेंगे और वहां पर हम लोग करेंगे। आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी रीड करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं एनसीईआरटी बेटा स्कूल के लिए, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग जो बताते हैं वो शॉर्टकट्स होते हैं, डेफिनेशंस हम तोड़ मरोड़ के बता देते हैं। स्कूल वालों को वो सब पसंद नहीं, और स्कूल वालों से पंगा भी नहीं लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करिए, एनसीईआरटी रीड करना है अप टू ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यहां तक आप रीड कर सकते हैं, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। उसके जो भी बीच में क्वेश्चन आते हैं आप प्लीज अपने आप को अटेम्प्ट कर सकते हैं वहां पे। मॉड्यूल से बात करूं तो मॉड्यूल, 1 मिनट, मैं मॉड्यूल में भी रीड करने का, अरे कहां गया मॉड्यूल यार, अर्जुना का, मॉड्यूल ही नहीं दिख रहा, ठीक है। मॉड्यूल से भी आप वहां तक रीड कर सकते हैं, मॉड्यूल से भी रीड कर सकते हैं आप लोग, और मॉड्यूल भी अप टू रदरफोर्ड मॉडल तक आप रीड कर सकते हैं, अप टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप यहां तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मंडे को जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, और आपसे भी पूरी उम्मीद करूंगा कि हाँ भाई पूरा का पूरा आप पढ़ के आएंगे। ऐसा नहीं कि मंडे को सर एक बार और, हाँ एक बार और, क्या करना है सर जिंदगी में। तो चलो ठीक है, तो अब नया चैप्टर चालू हो गया इस हफ्ते 2 दिन हमने सत्संग करा है। आज हमने थोड़ा बहुत दिमाग यूज करना चालू किया है, जो कि 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद स्टार्ट हुआ है। आई होप सो कि ये दिमाग जो चलना चालू हुआ है ये रिवाइज करके आओगे। अगले हफ्ते ऐसे नहीं कि सर फिर से एक बार, हाँ फिर से एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सरकार एक बार और, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज कर लेना यार जितना हो सकता है। अब अगले वीक से इसमें न्यूमेरिकल्स चालू होने वाले हैं, अच्छे से पढ़ के आइए। ओके चलो, ओके भाई साहब, बाय बाय, मिलते हैं मंडे को इसी टाइम पे, याद रखना। हाँ रेडियो में क्या ट्रिक था, रेडियो में मैं वचन देता हूं एक्स पढ़ाया हुआ चैप्टर नहीं भूलूंगा, पक्का, हाँ ये याद रखो, रेडियो में मैं वचन देता हूं, मतलब सर को मैं वचन देता हूं कि पढ़ाया हुआ चैप्टर नहीं भूलूंगा, ऐसे याद रखो। ओके बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।